कोई आपका एसेट है जिससे आप सारी जिंदगी अपने पास रख सकते हो, वो आपकी ईमेल लिस्ट है। और वो ईमेल लिस्ट आपकी बनती है बाय रीचिंग आउट टू न्यू पीपल एंड बिल्डिंग योर नेटवर्क। जीमेल इतना पावरफुल लेवल के, कोई भी अगर आपने एक ही ईमेल 10 दफ़ा चलाई तो आपको स्पैम कर देता है। $2000 में आप 3 क्लाइंट्स भी महीने के क्लोज कर लेते हैं और एक क्लाइंट भी आपके साथ $20,000 बना लेता है, $15,000 बना लेता है, तो क्या ही बुरा है। मतलब एक ईमेल आईडी के लिए ऑलमोस्ट $70 का प्लस माइनस रेवेन्यू जनरेट कर सकता है अगर वो करेक्ट है। ईमेल मार्केटिंग की हम बात करें तो वहाँ पे जब आप $1 इन्वेस्ट करते हैं तो $44 का रिटर्न है। और कोल्ड ईमेलिंग का आई फील इट्स मच हायर। ChatGPT 4 यूज कर सकते हैं या उसको बोलेंगे मेरी ईमेल बना दे, तो वो जो आउटपुट आता है वो हम कोल्ड ईमेल पे यूज कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वॉट एवर आई एम टुडे उसका 80-85% इज बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। वहाँ से मुझे वो रिकग्निशन मिली है। डेटा परचेज में जो सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे hunter.io करके है, स्नोव करके है, तो इनसे भी तो परचेजिंग ये बल्क में डेटा देते हैं, तो वो भी रिकमेंड नहीं करते आप। कोल्ड ईमेल अगर डिग्निटी के साथ की जाए और सही एथिक्स को ध्यान में रख के की जाए तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्सेस टू गेट क्लाइंट्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज की जो हमारी गेस्ट है वो नेहा शफीक है। हम आज क्या बात करने जा रहे हैं, हम कोल्ड ईमेल पे बात करेंगे। एक और वर्ड है कोल्ड ईमेल और ईमेल मार्केटिंग, इस दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ये एनजीओ भी चला रही है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक और पॉइंट, जब हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, क्या हम लिंक्डइन या फेसबुक मार्केटिंग से भी क्लाइंट को ले सकते हैं? क्या हम अगर उनके इनबॉक्स में मैसेजेस करेंगे तो क्या क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते? इन्होंने अपनी ईमेल मार्केटिंग के ऊपर यानी कि कोल्ड ईमेल पर एक बुक भी लिखी है, उसको भी हम डिटेल करेंगे कि उसमें बुक में क्या है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग है, पढ़ भी रही हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि बड़ी ही इंस्पायरिंग है। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नेहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर। अच्छा, पहला सवाल मेरा है कि आज के दौर में लोग फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट एरिया में काम कर रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग तो मुझे बहुत पहले सुना था, 2005 के अंदर हमने आसपास सुना था। देन व्हाई डिड यू सिलेक्ट इतना पुराना कॉन्सेप्ट ईमेल मार्केटिंग का आज के दौर में क्यों सिलेक्ट किया आपने? अच्छा, तो मुझे लगता है कि जब मैंने कोल्ड ईमेलिंग के बारे में काम करना शुरू किया था तो काफ़ी कम लोग ही थे जिन्हें पता था, या काफ़ी कम लोग ही थे जो एक्टिवली इस पे बात कर रहे थे। एंड आई पर्सनली फील कि आई एम वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू पर्सन जिसने कोल्ड ईमेलिंग पे खुल के बात की थी। आज से पहले जितने भी लोग आए उन्होंने या तो इसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात की या तो इसे एक स्पैमी वे की तरह ट्रीट किया। बट कोल्ड ईमेल अगर डिग्निटी के साथ की जाए और सही एथिक्स को ध्यान में रख के की जाए तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्सेज टू गेट क्लाइंट्स। कैसे पावरफुल हो सकता है? मतलब उसमें तो अभी आजकल जीमेल इतना पावरफुल लेवल के, वो कोई भी अगर आपने एक ही ईमेल 10 दफ़ा चलाई तो आपको वो स्पैम कर देता है। हाँ, तो यहाँ पे बात आती है कि आप जो कोल्ड ईमेल्स की बात कर रहे हैं और जो मैं कोल्ड ईमेल्स की बात कर रही हूँ उसमें डिफरेंस हो सकता है ना। तो कोल्ड ईमेल्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इज स्पैमी वे टू रीच आउट टू क्लाइंट्स, बट फॉर मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे जहाँ पर आप अपने एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ रीचिंग आउट को ध्यान में रखते हुए लोगों को बताते हैं कि यू हैव अ सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। और इस पे जीमेल ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्शंस ले रहा है, बहुत सारे एल्गोरिथम अपडेट किया है। बट अगेन, अगर आप तमीज़ से करें, अगर आप अपना स्पैम रेट 0.3% से कम रखें और अगर आप सही टूल्स, सही स्ट्रेटजीज़ और सही तरीक़ेकार से इसे करें तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अगर इसमें आपका पैसा नहीं लगता, फर्स्ट थिंग इट्स ऑर्गेनिक, सेकंड थिंग लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ से जो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं ना, उसका डायरेक्ट और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल से टू मी कि हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ पे हमारे पास फॉलोअर्स है, यहाँ से लीड्स आती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपकी ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग हैं जो आप फॉलोइंग कहते हैं, नंबर्स कहता हूँ, वो आपके सगे नहीं होते। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है द फास्ट दे फॉलो यू, द फास्टर दे अनफॉलो यू। तो आज उन्हें आप पसंद आ रहे, कल कोई और पसंद आ गया। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपका एसेट है जिससे आप सारी ज़िंदगी अपने पास रख सकते हो, वो आपकी ईमेल लिस्ट है। और वो ईमेल लिस्ट आपकी बनती है बाय रीचिंग आउट टू न्यू पीपल एंड बिल्डिंग योर नेटवर्क। इसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। मैंने भी एक ईमेल मार्केटिंग का कोर्स बनाया, उसमें मैं कहता हूँ आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर आपके नहीं है, आपके इंस्टा के फॉलोअर्स आपके नहीं है, और फेसबुक पे फॉलोअर्स वो आपके नहीं है, वो उन्हीं कंपनी के हैं। वो कभी भी आप उनको रीच आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ईमेल मार्केटिंग है तो एक ईमेल आईडी के लिए ऑलमोस्ट $70 का प्लस माइनस रेवेन्यू जनरेट कर सकता है अगर वो करेक्ट है। तो ये तो बात मैं भी कहता हूँ कि जो इतने ज़्यादा मैंने भी इसको थोड़ा सा, दैट्स व्हाई मैंने कॉल किया, मतलब आपको यहाँ पे बुलाया कि यार हम डिस्कशन करते हैं, एंड देन लोगों को पता चले कि ईमेल मार्केटिंग में 2006 से इटसेल्फ यूज़ कर रहा हूँ और लोगों को आइडिया हो कि आज भी इतना ही पावरफुल है।
ठीक है, लगता है आपको न्यूमेरिक वैल्यू में बहुत अच्छा कि 1.3 मिलियन आ रहे हैं और 5 मिलियन आ रहे हैं, दैट्स, पर उसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन जो चैलेंजेस अभी करंटली मुझे लगते हैं, ये जब से ये चैट जीपीटी आ गया है, तो ये जो स्पैमिंग है वो बड़ी जल्दी आजकल पकड़ लेता है और फ़ौरन आप 50,000 ईमेल्स करें या लाख करें तो स्पैम कर देते हैं। बट बिफोर मूविंग दैट कि चैट जीपीटी पे हम जाएँ, पहला सवाल ये कि तो आप मतलब बल्क कोल्ड ईमेल कहते हैं, जिसको मैं बल्क यूज कर सकते हैं फास्ट बल्क ईमेल मार्केटिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर से डेटा स्क्रैप कर रही हैं आप इस वक्त? स्क्रैपिंग ही कहलाएगी या कलेक्शन के लेते अल्फाज? लेकिन जो कीवर्ड वर्ड है वो बल्क और स्क्रैप यूज होते हैं जो हमारे इन टर्म्स में, तो मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ कि कैसे सारा डेटा निकालेंगे। अच्छा, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों की तो अपनी टर्मिनोलॉजी है। मतलब वो अगर किसी चीज़ को नाम देने जैसे मंजन, गोरा, तो वो फिर सारी ज़िंदगी उसी वर्ड से उससे कॉल आउट करते हैं। अच्छा, तो मैं इसे डेटा कलेक्शन कहती हूँ यूजुअली, और इसके मेरे खुद के 3 तरीके हैं आजमाए हुए, ट्राइड एंड टेस्टेड। सबसे पहला आता है डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन एज सिंपल एज इट साउंड्स। आप किसी टूल पे जाते हैं, 1 बाय 1 डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय एंटरिंग योर क्राइटेरिया, जो आपका चेकलिस्ट है उसे टिक करके, लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, फंडिंग टाइप, जॉब टाइटल्स, इन एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है डेटा स्क्रैपिंग, एज द नेम सेज, कि आप किसी पेज पे जाते हैं, येल्प पे चले गए या डायरेक्टरीज पे चले गए एंड आपने स्क्रैप कर लिया डेटा। एंड थर्ड होता है कि आप डेटा परचेज कर लें। फाइवर पे या फेसबुक पे आपको बहुत सारे डेटा सेलर्स मिलते हैं जो कहेंगे कि हम आपको 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 5000 रुपये का डेटा देते हैं XYZ अमाउंट क्वान्टिटी का। बट अगेन जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी, एफिशिएंट, इफेक्टिव है वो डेटा एक्सट्रैक्शन है। फर्स्ट, इट्स रेलिवेंट, इट्स फ्रेश, आप खुद कर रहे होते हैं, आप फ्रेश निकालेंगे क्योंकि आप पहली बार निकाल रहे हैं। सेकंड, वो किसी और के हाथ में आपसे पहले नहीं गया, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है। आपको पता है कि जिसे आप रीच आउट करें, मे बी कोई और इसे रीच आउट नहीं कर रहा, अगर कहीं भी रहे तो एक लिमिटेड पूल में कर रहा है। एंड थर्ड थिंग कि आपके पैसे नहीं लगते उसमें, आपके पैसे लगते हैं बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आपको डेटा परचेज करने में पैसे भी देने, कोई श्योरिटी भी नहीं है कि इसका कोई आउटकम होगा या नहीं होगा। बट डेटा परचेजिंग आई डोंट रिकमेंड, आई डोंट इनकरेज, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी है। एंड बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली डेटा परचेज करते हैं। डेटा परचेज में जो सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे hunter.io करके है, स्नोव करके है, तो इनसे भी तो परचेजिंग ये बल्क में डेटा देते हैं, तो वो भी रिकमेंड नहीं करते आप? अच्छा, अपोलो, स्नोव.io या फिर hunter.io, ये सारे जो है ना, ये टूल्स, ये डेटा एक्सट्रैक्शन वाले उसमें आते हैं। अब ये टूल्स यूजुअली क्या होता है तहसीन, कि हमें ना एक टूल खरीदा मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने ना अपने दोस्तों को बोला कि तुम तीनों को भी इस टूल की नीड होती है, आओ शेयर करते हैं, ठीक है। मैंने $100 का खरीदा, हम तीनों डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं भी वही डेटा यूज़ कर रही हूँ, वो भी वही डेटा कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिसोर्स तो एक ही है, 3 लोगों में डिवाइड हो गया। एक अनाज 100 बीमारी वाली एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है डेटा एक्सट्रैक्शन, उसमें क्या होता है कि आप जब खुद 1 बाय 1 स्पेसिफिकली अपने लिए कर रहे होते हैं ना, तो आपको श्योरिटी होती है कि ये डेटा सिर्फ मेरे हाथ में। पाकिस्तान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस है, आप, मुझे नहीं पता आपको आइडिया या नहीं, बट एक बार आप उसके एम्प्लॉय बन गए, अगर आपके हाथ में वो डेटा आ गया, वो डायरेक्टरीज आ गई, तो वो यूँ आपके हाथ से निकलता है, 10 लोगों के हाथ में पहुंचता है, आपको नहीं पता। अगर आप फाउंडर हैं, आप इस कंपनी के CEO हैं, आपको नहीं पता कि आपकी सेल्स टीम वो डेटा कहाँ से कहाँ कर रही है। मेरे सामने के केसेस है, पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में वो लाखों में डेटा खरीदते हैं और वो डेटा 1-2 दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जो फर्स्ट आपने स्क्रैप का कहा है, तो स्क्रैप भी तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा? हाँ, स्क्रैप मैं उसे एक्सट्रैक्शन कहती हूँ, स्क्रैप मैं कहती हूँ कि लेकिन अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर तो स्क्रैप का अल्फाज यूज किया जाता है। हाँ, सबकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। नहीं, गूगल की टर्मिनोलॉजी क्या है? हम डेटा स्क्रैप करें, डेटा एक्सट्रैक्ट करें। द पॉइंट इज कि वो डेटा को आप किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। डेटा तो आपके पास आ गया, लेकिन वो डेटा 2-4 महीने आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, तो क्या ही फर्क पैदा है जब तक आप रीच आउट नहीं करेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि एक्सट्रैक्ट यानी कि स्क्रैप, आप कलेक्शन कह रही है, मैं स्क्रैप कह रहा हूँ, हम कहते हैं डेटा निकालने का। कौन से सॉफ्टवेयर को इस वक्त करंटली इस्तेमाल कर रहे हो? मेरा जो पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड है वो अपोलो है। वन, इट्स अफोर्डेबल, भी तो $99 फीस है। इट्स मच चीपर देन अदर ऑल्टरनेटिव्स। $99 मेरे ख्याल से कि काफ़ी रीजनेबल है। लेकिन वो हैंग करता है, मैंने कभी यूज़ किया। अगर आपने कभी यूज़ किया तो 3 पेज 4 पेज पे जाते हैं, तो अगर डेटा अच्छा, आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है, मैं पिछले 2-3 साल से कर रही हूँ, मेरा तो अच्छा रहा। अगर 50,000 का अब डेटा आपने मैक्सिमम लिमिट कितना किया है उसके अंदर अभी तक? मैंने 100,000 भी किया है, 50,000 भी किया है। मैंने उसको 2-3 दफ़ा ट्राई किया कि वो हैंग कर जाता है। अच्छा, एक मसला ये भी आता है अपोलो में कि वो रेपिटेशन होती है, रिपीट हो रहा होता है डेटा, और काफ़ी बार डेटा अनवेरीफाइड भी निकलता है, तो आपको वो वेरिफिकेशन वाली उस पर भी टिक करना होता है, सो दैट यू गेट ओनली वेरीफाइड डेटा।
और उसमें अगर हम लिस्ट बना भी देते हैं वो पीछे से स्क्रैप ऑटोमेटिकली भी करता है, पर वो रिपीटेशन उसमें ज़्यादा है। वो लिस्ट यूज़ करती है, उसके अंदर जो एक लिस्ट का ऑप्शन होता है जो ऑटोमेटिकली आपके लिए फैच करके लाता है, पर वो ऐसा लगता है कि वो हमें बस सिर्फ तसल्ली देने के लिए कर रहा है, ऑलरेडी उसके पास मौजूद होता है, ऐसा कुछ फील आता है उसमें, या ठीक है सही आता है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि अपोलो मुझे क्यों अच्छा लगता है। अपोलो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अपोलो के थ्रू जो मैंने डेटा निकाला था उससे जो मुझे सक्सेस आया वो अच्छा था। अब हर किसी के लिए बहुत सब्जेक्टिव सा सवाल है, आपके लिए अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी और के लिए अलग। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। मैं स्पॉन्सर्ड नहीं है कि मैं कहूँ कि अपोलो इज द बेस्ट, लूप होल्स भी हैं, बट दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव लाइक इंस्टेंटली ने पिछले कुछ सालों में अपनी कंटेंट मार्केटिंग से बहुत सारी अवेयरनेस दी है कोल्ड ईमेलिंग के बारे में, यूजुअली जो लोगों को नहीं पता था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, ये उनका जो मेन एजेंडा है ना उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। फॉर एग्जांपल अपोलो वाज यूज्ड टू नोन फॉर डेटा स्क्रैपिंग या डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब अपोलो में आप कैंपेन्स भी बना सकते हो, ठीक है, आप कोल्ड ईमेल कैंपेन्स वहीं पे ऑन द स्पॉट लॉन्च कर सकते हो। सिमिलरली इंस्टेंटली वाज यूज्ड टू नोन फॉर कैंपेन सेंडिंग, ठीक है, आप जब बल्क कैंपेन सेंड करते हो, बट आप इंस्टेंटली पे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो वो चाहते हैं कि एक बंदा जब आ रहा है और उसको एक ही रास्ते से गुजरना है तो हम ही उसे सारी चीज़ें क्यों ना प्रोवाइड करें। ये उसकी भी लिमिटेशंस नहीं होती है कि वो जब ईमेल सेंड करता है तो डेली की 500 की लिमिट्स होती हैं, आई थिंक वो आपकी सब्सक्रिप्शन उस पर डिपेंड करता है, आपने कौन सी ली हुई है, टाइप पे डिपेंड करता है। मतलब आई डिड ट्राइड कि उसमें भी लिमिटेशंस ही हो गया था, अगर दिन में 500 फिर आप उसमें 4 ईमेल आईडीज लगा रहे हैं, तो वो इससे बेहतर नहीं है कि कोई और सॉफ्टवेयर लेके वहाँ से सेंड कर दें। मेरा तो पर्सनल बिलीव है कि आप अपोलो को डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करें और इंस्टेंटली को कैंपेन सेंडिंग के लिए यूज़ करें। आप हर चीज़ डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मेरा तो पर्सनल बिलीव ही है। लेकिन इससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बट जब आप ROI देखते हैं, जैसे अभी आपने कहा ईमेल मार्केटिंग की हम बात करें, तो वहाँ पे जब आप $1 इन्वेस्ट करते हैं तो $44 का रिटर्न है, और कोल्ड ईमेलिंग का आई फील इट्स मच हायर। तो ROI बहुत अच्छा है कंपेयर टू ऑर्गेनिक। मैं तो कहता हूँ $2000 तक का भी आता है, क्योंकि जो इटसेल्फ हम लोग कंपनी चला रहे हैं 20 साल से चला रहे हैं, वो क्लाइंट आज भी है, तो अब अगर उसका आप पूरा लाइफ साइकिल निकालेंगे, लाइफ टाइम वैल्यू रेशियो आप देखें क्लाइंट की, अगर $2000 में आप 3 क्लाइंट्स भी महीने के क्लोज कर लेते हैं और एक क्लाइंट भी आपके साथ $20000 बना लेता है, $15000 बना लेता है, तो क्या ही बुरा है। और मैं कहता हूँ कि आप इसको करेक्ट भी कर सकती हैं, रॉन्ग भी कह सकती हैं, ये ईमेल मार्केटिंग का क्लाइंट कहीं जाता नहीं है। हाँ, ये कभी तजुर्बा करके देखा है, फेसबुक का क्लाइंट चला जाएगा। अगेन सब्जेक्टिव है ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। मैं कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू से ले आई, अब मेरे पास बर्डन ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा हो गया, क्लाइंट्स को टाइम देना मैंने छोड़ दिया या क्वालिटी ख़राब कर दी। बहुत मशहूर एग्जांपल है, जब लोगों का नाम हो जाता है तो काम क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हम इतने सारे पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स फिर भी नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद देखें मैं थोड़ा सा इसलिए कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया था कि जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं ये आपके नहीं होते हैं, मैं इसको ये कहता हूँ, सगे नहीं होते, ठीक है। तो वो तो वहाँ से तो उसके पास स्विचिंग, जैसे अगर उसने आज आपका ऐड दिखाया तो कल वो फेसबुक पे कोई और आएगा तो बिट ज़्यादा लगाएगा, उसका ऐड चल जाएगा। अगर आपने गूगल एडवर्ड से भी ऐड करके चलाया तो आज आपकी $3 की बिट है, कल कोई $4 की बिट लगा के क्लाइंट ले जाएगा, और वो उसको पता है कि मैं सर्च करके जाऊँगा तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन जो ईमेल मार्केटिंग वाला क्लाइंट है जो मेरे पास आज भी मौजूद है, क्योंकि हमने उसको रीच आउट किया था एंड देन उसको पता होता है कि हाँ यार यही सर्विसेज है, वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि वो फेसबुक पे जाके सर्विसेज ढूंढ रहे हैं या यूट्यूब पे जाके सर्विसेज ढूंढ रहे हैं कि मुझे कैसा मिलेगा, और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे अभी आपने कहा कि आपने कहा $44 महंगा, तो $70, कुछ लोग उसको $170 भी कहते हैं, इसके अंदर वेरिएशन रहती है। लेकिन एक क्लाइंट अगर आपका लगता है तो वो लाइफ टाइम में देखो तो $2000 भी अगर आपकी सर्विसेज रहती है, जो रिकरिंग सर्विसेज हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। ये तो एक समराइज हो गया। नंबर 1 हमने एक सॉफ्टवेयर करा स्क्रैप करने का। दूसरा आपने क्या तरीका बताया था इसके अंदर जो आप कह रही थी? 3 तरीके होते हैं, स्क्रैपिंग, एक्सट्रैक्शन या परचेज। तो सेकंड वाले पॉइंट पे हमने बात नहीं की। हमने स्क्रैपिंग की बात की कि डेटा एंट्री की जो गिग्स होती है फाइवर पे, उनका यही काम होता है। और इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि 2024 में भी लोग डेटा एंट्री की तरफ जा रहे हैं और वो अब जाके डेटा एंट्री में एंटर कर रहे हैं, जबकि ये स्किल कब की एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो अच्छा, दूसरी है डेटा एक्सट्रैक्शन जिस पे हमने बात की, और तीसरा है डेटा परचेज। एक्सट्रैक्शन पे कैसे, मतलब वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एक्सट्रैक्शन यही कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप इसे स्क्रैपिंग करते हैं, मैं इसे एक्सटेंशन कहते हैं। अच्छा, ये एक्सटेंशन के थ्रू पहले अंदर फिर परचेज करें, वो तो फिर रिकमेंडेड ही नहीं है, वो रिकमेंडेड। लेकिन वो सिमिलर नहीं होता है जो फाइबर वाले होते हैं, जो हंटर डाइट, बस आई थिंक वो अगर अपडेटेड होते हैं hunter.io वाले या स्नो वाले, व्हाटएवर जो अपोलो है, जो भी सॉफ्टवेयर ये थोड़े अपडेटेड होते हैं। जो फाइबर वाले होते हैं वो पता नहीं कितना पुराना उनके पास डेटा रखा हुआ है, और उसके अंदर वो स्पैम रेशियो भी ज़्यादा आएगा उसके अंदर। आई थिंक
स्क्रैपिंग है ना, मेरे ख्याल से जो स्क्रैपिंग का मतलब है, जो जैसे मैं मानती हूँ वो ये है कि आपकी स्क्रीन पे, आपके पेज पे एक डेटा लिस्ट है, जैसे येल्प हो गया या येलो डायरेक्टरीज हो गई, वहाँ पे जितना भी डेटा है ना, आपने उससे इंस्टेंट डेटा स्क्रैपिंग के थ्रू स्क्रैप कर लिया, वो डेटा आपने अपनी एक्सेल शीट में डाल दिया, दैट्स डेटा स्क्रैपिंग फॉर मी। ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्शन है जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा 1 by 1 करके निकालते हैं, ये मेरे लिए डेटा एक्सट्रैक्शन है। डन हो गया। इसके अंदर अगर हम और अगर बात करें कि इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है कि हम डेटा को जैसे कभी दोस्त से भी ले लेते हैं, कभी ऑनलाइन। देखिए ऑटोमेशन पे तो यही है, मैनुअल के तो फिर हज़ारों तरीके हैं कि आप देखें सच में कि कहाँ पर गैप है मार्केट में। जैसे आप देखें कि सेस इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, 433 बिलियन डॉलर का इसका वैल्यूएशन है फ्यूचर प्रेडिक्टेड। तो जैसे सेस में बहुत ज़्यादा अगर आप अभी एंटर करते हैं तो बहुत पोटेंशियल है। इसी तरीके से हेल्थ टेक में बहुत ज़्यादा काम है। सेस को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? सेस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो वो इंडस्ट्री इज़ अ ग्रूमिंग इंडस्ट्री एंड एवरी बिजनेस मुझे लगता है विल नीड एटलीस्ट वन सेस सॉल्यूशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जैसे आपने मुझे अभी कुछ लम्हों पहले अपना सॉफ्टवेयर दिखाया था कि हम ये यूज़ करते हैं, तो ये हर बिजनेस की नीड है। हम तो जैसे हमारा तो डेटाबेस एक पुराना बना है, तो हम ईमेल सेंडिंग की बात करें तो जोहो को यूज़ करते हैं। तो वो आप कौन से सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करते हो? आई थिंक जोहो को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी। जोहो ने खुद अपनी कोल्ड ईमेल बंद कर दी थी। जोहो ने खुद अनाउंस किया था कि अब हम कोल्ड ईमेल प्रमोट नहीं करते। और गूगल ने भी अभी रिसेंटली 50 ईमेल एड्रेसेस दिन से, अगर आप दिन के अपने जीमेल से 50 से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस भेजते हैं तो वो आपके 2 दिन के अंदर बैन कर देगा अकाउंट। और अगर किसी रेसिपिएंट को आपका ईमेल पसंद नहीं आया तो वो ऑन द स्पॉट अनसब्सक्राइब कर सकता है। तो रिसेंटली ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो गूगल ने रोल आउट किए हैं, जो जीमेल ने अनाउंस किए हैं, बट दैट्स ओनली फॉर जीमेल। हमारे पास और भी हज़ारों ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे कि हमारे पास गूगल वर्कस्पेस है, उसकी काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बिजनेस क्लाइंट्स जो होते हैं, इनफैक्ट डिसीजन मेकर्स जितने भी होते हैं वो गूगल वर्कस्पेस यूज़ करते हैं। आप कभी उनके जीमेल से रीच आउट करें, आपको आ रहा होगा कि वो आउट ऑफ ऑफिस है या फिर वेकेशन पर हैं, लेकिन आप उन्हें वर्कस्पेस वाली आईडी से रीच आउट करें तो वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू मैंने सीखी हैं। वर्कस्पेस, आप जी सूट की बात करें, आई थिंक मुझे पुराना नाम उसका जी सूट है, उसका वर्कस्पेस, तो वो आई थिंक डोमेन बेस होनी चाहिए ईमेल आईडी। अगर वहाँ पे आपको डोमेन खरीदना होता है, आसान अल्फाज में कि जीमेल की आईडी नहीं हो, जैसे अगर तहसीन@gmail ना हो, जीमेल कस्टम होता है, i.tehsin@tehsin.com हो, तो ईमेल हो, एक डोमेन बाय करने एंड देन उसको सिंक करा लें जीमेल के साथ। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है वर्टेक्सिफाई, तो मेरा जो ईमेल बनेगा वो neha@vertexify.com बनेगा। ये एक्सीफाइड क्या चीज़ है? वर्टेक्सिफाई इज माय सेस मार्केटिंग एंड ग्रोथ एजेंसी, मेरा खुद का स्टार्टअप है। तो उस पर क्या सर्विसेज दे रही हैं आप? उस पर हम सेस सॉल्यूशंस को हेल्प करते हैं टू ग्रो, टू स्केल, टू रीच द $1 million वैल्यूएशन। और बहुत सारे सेस सॉल्यूशंस अगर आपने देखे होंगे तो वो बहुत जल्दी फ्लिप कर देते हैं। उनको लगता है जब एक स्केल तक वी हैव रीच्ड, उसके बाद दे फ्लिप देयर बिजनेस और वो भी किसी नेक्स्ट सेस सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो ये बहुत IPO कर देते हैं वो बहुत जल्दी। आपको ये वो मैंने भी आप बता रहे थे कि आप कोई NGO के अंदर भी इन्वॉल्व हैं आई थिंक, तो कितने 3-4 जर्नी एक साथ चल रही हैं, तीसरा भी बता दें। तीन जर्नी हुई, एक तो ईमेल मार्केटिंग जो आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, या उसकी भी कोई सर्विसेज हैं। थर्ड आपका एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी हो गई, सेकंड सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी हो गया, थर्ड NGO हो गया। अच्छा, तो ये सब है ना एक पजल के ही पीसेस हैं जिन्हें मैंने सांझा है वक्त के साथ साथ। तो मैंने स्टार्ट किया था 16 साल की उम्र में, जैसे कि हम कॉलेज कंप्लीट करते, कोविड का टाइम चल रहा था, हम सब घर में बंद थे और कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी थी खलीलुल्लाह खान की कंटेंट राइटिंग पे, बस वो देख के हमने स्टार्ट किया था। तब मेरी उम्र 16 साल थी। मैंने अगले दिन अपवर्क पे जाकर अकाउंट बना लिया। तब 2 ही चीज़ें थी, फाइबर, अपवर्क या फिर फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है। तो 2000 आई थिंक आज से 4 साल पहले, अभी मैं 20 की, तो आज से 4 साल पहले 2020 की बात है ये। 2020 में आप फेसबुक ग्रुप्स का अंदाज़ा लगाएं और फ्रीलांसिंग का अंदाज़ा लगाएं, तब ChatGPT, Midjourney, नथिंग वाज देयर। तो मैंने अपवर्क पर अकाउंट बना लिया और अपवर्क पे मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शन वाज 18 ईयर्स, स्टिल इट्स 18 ईयर्स अभी तक ऐसे ही। हाँ, तो मैंने अकाउंट बना लिया और अल्लाह के करम से मुझे ऑर्डर भी आ गया। $5 का टेस्ट आर्टिकल का ऑर्डर था, वो हमने कंप्लीट किया, मैंने उसे सबमिट किया। जब उसने मुझे पेमेंट प्रोसेस की तो वो पेमेंट रिसीव नहीं हुई, मेरे पास नोटिफिकेशन आया दैट यू हैव टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। फिर मैंने कुछ साहब से एडवाइस ली, तो उन्होंने कहा कि अब तुम भूल जाओ अपवर्क को और नेक्स्ट चीज़ पे जाओ। लेकिन मैंने कहा कि ये जो क्लाइंट था ना, ये टेस्ट आर्टिकल मुझे देने वाला था, तो फॉर श्योर ये मुझे लंबे
रेस का घोड़ा समझ रहा था और ये मुझे लंबे टाइम के लिए हायर कर था। मैंने कहा इसको तो मैं जाने नहीं दूंगी, इसको तो मैं लेकर आऊँगी। तो फिर मैंने क्या किया, एक गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर अपना ईमेल एड्रेस लिखा और उसे भेज दिया कि रीच आउट टू मी हेयर, और उसने भी सेम किया। तो हम दोनों अपवर्क पर होते हुए अपवर्क के बाहर वी मेट, और उसके बाद हमने वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया और वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ 6 महीने चला। उसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखनी थी, तो मैं ऑलरेडी अननोइंगली कंटेंट राइटर से कॉपी राइटर बन चुकी थी। और वहाँ पे वो 3.5 लाख मैंने कुछ कमाए थे 6 महीनों में, और मुझे लाख में कितने ज़ीरो होते ये भी नहीं पता था तब उस वक्त। तो खैर वो पैसे कभी हाथ नहीं आए क्योंकि अम्मा के हाथ में, वो अम्मा के अकाउंट में ही गए। अच्छा, उन्हीं के फाइबर अकाउंट से बनाया था? हाँ, अम्मा नाम मेरा था बट वो बैंक अकाउंट अम्मा का ही था, क्योंकि 16 साल में तो कुछ भी नहीं पता था। खैर उसके बाद मुझे लगा कि फ्रीलांसिंग इतना अच्छा होता है, ये तो बहुत सुनहरा सा कुछ है। फिर हम जब बैक टू द रियलिटी आए फेसबुक ग्रुप्स पे, तब मैंने एक्सप्लॉयटेशन देखी, एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन देखी कि क्या होता है। और तब है ना मुझे एक आर्टिकल मिला और वो 0.8 पैसा पर वर्ड पर था। रुपी पर वर्ड होता है और पैसा पर वर्ड होता है, तो मतलब 1 वर्ड के हिसाब से आपको 1 रुपी मिलता है। जैसे कि मैंने 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा तो मुझे 2000 रुपये मिला है। तो तब चलता था पैसा पर वर्ड, मतलब 1 रुपये में 10 पैसे होते हैं। तो तब मैग्नम आती थी, मैग्नम जो आइसक्रीम है वो 100 रुपये की आती थी। तो मैंने वो आर्टिकल लिखा, मैंने एक मैग्नम खाई। वो आर्टिकल मुझे 4 घंटे लगे थे लिखने में। तो ये 4 साल पहले की बात है। फिर विद टाइम हमने इम्प्रूव किया। फिर मैंने अपने खाला के नाम से, चचा के नाम से, सारे रिश्तेदारों के नाम से अपने अकाउंट्स बनाए, ट्राई किया, बिकॉज मुझे पता था कि 2 साल तक मैं तो नहीं बना सकती। फिर मैंने नादरा में जाके अपना स्मार्ट कार्ड भी बनाया, बहुत सारी चीज़ें की, ठोकरें खाई। फिर मैंने कंटेंट राइटिंग से कॉपी राइटिंग की तरफ ट्रांजिशन लिया। मैंने कुछ ऐसा कॉपी राइटिंग में काम किया। एक ही क्लाइंट से मैंने आई थिंक 1.5 साल काम किया। वो क्लाइंट मुझे हायर तो पे नहीं कर रहा था, बट उसने जो मुझे सिखाया वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग थी। उसके बाद उन्हीं दिनों मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था। और जब लिंक्डइन मैंने स्टार्ट किया तो शुरू के 1 महीने में इतनी हेजिटेशन होती, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया। मैं बस दूसरों की पोस्ट पे जाके लाइक, कमेंट और इंटरेक्शन करती थी कि कल को अगर मैं पोस्ट करूँ तो वो भी मुझे रिटर्न फेवर दें, बिकॉज साइकोलॉजिकल रूल है रेसिप्रोसिटी। तो मैंने फिर 1 महीने बाद जब पोस्ट किया तो यूजुअली हम कैरेसल पेस्ट पोस्ट करते हैं, तब 2 चीज़ें होती थी। लोग बहुत कंफ्यूज होते थे कि हम कंटेंट किसके लिए बना रहे हैं। या तो एक तरीके का कंटेंट है एजुकेशनल के 5 टिप्स टू राइट अ बेटर कॉपी, 5 वेज टू गेट क्लाइंट्स, ठीक है, जब खुद के पास क्लाइंट्स नहीं होते लेकिन हम कैरेसल ये बना रहे हैं। अच्छा, और दूसरा तरीका ये होता था कि आप उनके लिए कंटेंट लिखें जो एक्चुअली आपको काम देने वाले, मतलब आपकी लीड्स, आपके क्लाइंट्स, आपके प्रोस्पेक्ट्स। तो खैर यही करते करते 10,000 फॉलोअर्स तक पहुँचे। और पहली बार मुझे याद है जब मैंने 10,000 फॉलोअर्स का वो माइलस्टोन शेयर किया था, तब मैंने अपनी शक्ल दिखाई थी लोगों। तो उससे पहले मैं वो मेरे सेल्फी नहीं होती जिसमें फ़ोन आप यहाँ पे रखते हो, तो मैं एनोनिमसली काम कर रही थी बिना शक्ल दिखाए। लोगों को अब भी लगता है कि शक्ल की वजह से फॉलोइंग है, लेकिन खैर लिंक्डइन पे इतना ज़्यादा नहीं है। इंस्टाग्राम पे शक्ल चल जाती है, लोग सदाएँ चल जाती है, लिंक्डइन पे आपका काम बोलता है। ये लिंक्डइन की जर्नी थी। उसके बाद आज 2024 में नवंबर चल रहा है, मैंने रिसेंटली 57,000 फॉलोअर्स रीच आउट हिट किए। तो मैंने देखे हो, हाँ, बहुत ज़्यादा तो मसले ये थे। 2 साल की जर्नी है और लोगों को लगता है कि ये ओवरनाइट है, बट ऐसा नहीं है। चलो, एक अच्छा पॉइंट आपने इसमें छोड़ा है, 50,000। इसमें आपको क्या लगता है, ये सारे रेलेवेंस लोग हैं? मतलब आप रेलेवेंसी के साथ है, जैसे हम ईमेल मार्केटिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो वो रेलेवेंट है, या जनरल लोग आ गए बस आपने क्योंकि पोस्ट किया एंड देन वो आ गए? क्योंकि अब इसमें हमारे जो हमने भी एक डिस्कस किया कि हम उनको कभी रीच आउट नहीं कर सकते। आप 50,000 का खुशी तो है, न्यूमेरिक वैल्यू में बहुत अच्छा लगता है, पर आप कभी उनको रीच आउट अगर चाहो तो 1 क्लिक पे नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के लिंक्डइन ना चाहे कि वो आपकी पोस्ट वापस आए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईमेल मार्केटिंग है? जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 50,000 के पास आपका डेटा है एंड हाउ डू यू फील कि 50,000 के फॉलोअर्स है, ठीक है, लोग बहुत अच्छा समझते हैं, आपको क्या फील आता है इसके अंदर? अच्छा, तो आज से 3 साल पहले तक है ना, एक स्टैट आया था कि 87% डिसीजन मेकर्स थे वो लिंक्डइन यूज़ करते हैं, ठीक है। आज ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 87% से कई ज़्यादा, बिकॉज आजकल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, पास आउट्स, मैट्रिक पास आउट्स, बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे आ गए हैं। पहले कंपनी फाउंडर्स भी नहीं होते थे लिंक्डइन पे। पाकिस्तान के बड़े बड़े शार्क्स को अगर आप देखें, शार्क टैंक पाकिस्तान के, तो वो लिंक्डइन उनका डेट पर आ हुआ है। और बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते थे और नहीं काम करते थे अपने लिंक्डइन पे। ऑन द अदर हैंड वो बिजनेस में बहुत अच्छे होंगे, वो अपना धंधा बहुत अच्छे से धंधे के मंजे में खिला रही है, लेकिन लिंक्डइन और सोशल प्रोफाइल्स की बात करें तो उन्हें कुछ नहीं पता था। दैट्स वाई लोग उन्हें नहीं जानते थे। बट आज हर बंदा लिंक्डइन पर है, ऑलमोस्ट हर बंदा लिंक्डइन पर है। और दैट्स वाई जब एक जगह पे बहुत सारी मछलियाँ आ जाती है तो तालाब थोड़ा सा तो
पोल्यूटेड होता ही है। तो बिल्कुल ये सही बात है। और परसों ही मैंने स्टोरी शेयर की थी जहाँ पे मैंने कहा था कि मैं हर महीने अपने कनेक्शंस को क्लीन करती हूँ। मतलब अपनी, जैसे हम अपनी ईमेल लिस्ट नहीं क्लीन करते, जो अनएक्टिव लोग हैं उन्हें हम हटा देते हैं, जो फॉलोअर्स भी हट सकते हैं। तो अगर आपके इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं तो आप नहीं अपनी ईमेल लिस्ट से हटा देते हैं। हाँ, वो तो हट जाता है। लिंक्डइन पे दो चीज़ें होती है, एक कनेक्शंस होते हैं और एक फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स वो होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जो जब वो आपको फॉलो करते हैं तो वो रोज़ आपका कंटेंट देख सकते हैं। कनेक्शन वो होते हैं कि अगर उन्होंने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी और मैंने एक्सेप्ट की, देन दे कैन टॉक टू मी। मतलब वो इनबॉक्स में आने की परमिशन इज कॉल्ड कनेक्शन। ठीक है। अनलेस यू नॉट कनेक्टेड यू कैन नॉट टॉक टू दैट पर्सन। ठीक है। और ये एक तरीका है कि आप अपनी लिस्ट को क्लीन कर सकते हैं। कि आप, जैसे मेरे 55,000 फॉलोअर्स हैं, 55,000 समथिंग, तो उसमें से मेरे 37,000 कनेक्शंस हैं। ठीक है। और उसमें से आई फील कि मेरे 15% लोग हैं ना, सिर्फ वो इररिलेवेंट है, बाकी के जितने भी लोग हैं ऑल ऑफ देम आर रेलिवेंट या फिर एक्टिव। तो आप उनके साथ कम्युनिकेट भी करते हो? हाँ, मतलब यूजुअली इट्स नॉट लाइक कि मैं उनसे रोज़ बातें कर रही हूँ 2-2 घंटा। ऐसा होता है कि जब मैं अपना पोस्ट करती हूँ तो आइदर दे कमेंट, आइदर दे रीपोस्ट, और आइदर दे टॉक अबाउट इट पब्लिकली। जैसे मुझे परसों ही किसी ने बताया था कि अभी द फ्यूचर समिट हुआ है कराची में, राइट, मूविनपिक में। तो मुझे किसी ने बताया कि वो आपके कंटेंट की तारीफ़ कर रहे थे। तो ऐसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी भी जा रही होती हूँ तो मुझे अपनी क्लास के ही, अपनी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आपको लिंक्डइन पे देखते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वॉट एवर आई एम टुडे उसका 80-85% इज़ बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। वहाँ से मुझे वो रिकग्निशन मिली है। एंड देन वहाँ से फिर आपको बिजनेस भी जनरेट होता है? हाँ, क्योंकि मैं अपनी ब्रांड की फेस वैल्यू हूँ टैक्सीफाई की, तो मुझे वहाँ से बेनिफिट्स तो होते हैं। ठीक है, ये मेरे लिए एक मोट है कि मुझे वहाँ से बेनिफिट्स होते हैं। बट द थिंग इज़ कि वो फेस वैल्यू को, अपनी उस वर्थ को मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ फॉर माई ब्रांड। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे जो अपने पहले कंटेंट के थ्रू लोगों को एजुकेट करते हैं, देन अपना परफ्यूम ब्रांड, अपना क्लोथिंग ब्रांड, अपना कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करते हैं। एक बहुत मशहूर एग्जांपल मरियम परवेज़ की है, कायनात फैसल की है। ये सारे वही लोग हैं जिनको स्टे एट होम वुमेन, जो घरेलू औरतें हैं, वो बहुत पसंद करती हैं। निदा यासिर, बहुत सारी एक्ट्रेसेस, माहिरा खान, जिन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, दीपिका पादुकोण ने जैसे अपना 72 डिग्री ई, शाहरुख खान का जो ब्रांड है स्ट्रीट वेयर ब्रांड आयरन खान के नाम से। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फेस वैल्यू को यूज़ करते हैं फॉर देयर ब्रांड और फिर मोनेटाइज करते हैं। बट दिस इज मतलब मुझे आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो बहुत अच्छी लगी कि आप उनको भी एक्टिव रख रहे हो, जो कि लिंक्डइन के ऊपर है। बट और हम ईमेल मार्केटिंग को जैसे, बट मैंने कभी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया लिंक्डइन। हाँ ठीक है, जैसे आपने कहा प्रोफाइल बनाने पड़ते तो हमने भी उस पर जाके बना दिया। हाँ, वो फॉर्मेलिटी के लिए बना लेते हैं, अपडेट कर देते हैं उसको, लेकिन उसमें हम पोस्टिंग नहीं करते। बट इट्स अ गुड थिंग अगर किसी के पास ईमेल मार्केटिंग है, अगर साथ में अगर वो लिंक्डइन को भी ऐड ऑन करता है और तो उसको वार्म अप करता रहता है, अनसब्सक्राइबर को निकाल के बाहर करता रहे, तो उसकी स्ट्रेटजी बेसिकली आपकी क्या होती है? आप पोस्ट डालते हो, बोलते हो कि मुझे मतलब मुझे कमेंट कर दें या डायरेक्टली रीच आउट करें, एंड देन वो आपको रीच आउट करते हैं? अच्छा, तो मुझे क्योंकि इसका कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं जिससे हमें समझ में सॉफ्टवेयर्स हैं, वैसे इसके सॉफ्टवेयर्स हैं। ऑटोमेशन पे आप हर काम कर सकते हो। अभी आपकी मर्जी है कि आप इसे मैनुअली करना चाहते हैं या ऑटोमेशन पे आपका जो फॉल्स एरर है वो ज़्यादा हो जाता है, आपकी गलती के चांसेस, बिकॉज वो आप नहीं कर रहे हो तो आपको वो सॉफ्टवेयर को वो इंस्टिंक्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर उस तरीके से ट्रेन नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर को नहीं पता ये बंदा आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। उसने आपके कोई काम के बंदे को हटा दिया तो आप उसका गला थोड़ी पकड़ सकते हैं। आपको तो पता भी नहीं होगा, वहम गुमान में भी नहीं होगा। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्डइन की जो ऑडियंस है, लिंक्डइन के जो लोग हैं, वो काफ़ी लॉयल है कंपेयर टू इंस्टाग्राम या फेसबुक। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम कुछ 6 महीने पहले स्टार्ट किया था और तब मेरे 500 फॉलोअर्स हैं। मैंने 2 साल तक अपनी प्रोफाइल डीएक्टिवेटेड की हुई थी बिकॉज मेरा काम ही इतना ज़्यादा हेक्टिक था। फिर मैंने जब अपनी प्रोफाइल बनाई, मैंने थोड़ा सा कंटेंट डाला, तो मैं यहाँ थी 500 पे और मैं यहाँ चले गई, मेरे डायरेक्टली 5000 हो गए। तो वो हाइप आया, मैंने बोला ये तो बड़ी सही चीज़ है यार। मुझे लिंक्डइन पे 6 महीने लगे थे 10,000 क्रॉस करने में, यहाँ 2 दिन में हो गए। बिकॉज मेरा खुद का सेल्स स्कूल है वर्चुअल, तो वहाँ के लोगों ने किया। फिर मैं कहती थी कि अगर आपको मेरी ये वाली नई वाली ई बुक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, फॉलो करें। तो ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, रीइंफोर्समेंट्स देके, लीड मैग्नेट्स देके मैंने उनका ट्रस्ट ले लिया था इंस्टाग्राम पे। बट अब मैं देखती हूँ तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इज ट्रेंड इन अ वे कि वो आपकी ग्रोथ स्टक कर देता है। अब मुझे लगता है कि आई हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ पे मेरी ग्रोथ स्टक हो गई है। अब कंटेंट डालने से भी वो पुश नहीं हो रही अनलेस आई डू सम कंट्रोवर्सी, जैसे कि हो रहा होता है यूजुअली।
बट हाँ। लिंक्डइन पे आई फील कि जिन लोगों ने मुझे पहले दिन फॉलो किया था ना 1000 फॉलोअर्स पे, आज भी वो मेरे फॉलोअर्स हैं। एटलीस्ट 75% मेरे फॉलोअर्स हैं। आज भी मुझे कहते हैं कि हमने आपको तब फॉलो किया था जब आपके 3-4 हज़ार फॉलोअर्स थे। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने इरफान जुनेजो को जब फॉलो किया था स्टार्ट, जब उनके 3-4 हज़ार फॉलोअर्स थे, तो मैं उनकी एक लॉयल सब्सक्राइबर हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अभी तक जानते हैं, अभी तक पहचानते हैं, अभी तक मेरा काम पसंद करते हैं। लिंक्डइन पे यूजुअली ये होता है कि क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है जो वीडियोस अब आने लगी है, बट उससे पहले वीडियोस, पिक्चर्स, इसका इतना नहीं होता था। मीडिया इतना प्रमोट नहीं करता था। टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट पे आप जो पोस्ट लिखते थे लिंक्डइन पे, आज से 6-7 महीने पहले तक नहीं ही होता था कि आपने पोस्ट लिखा, टेक्स्ट में पोस्ट कर दिया, ठीक है। और इसकी वजह से ये होता है कि जब हमारी आइज़ कोई विजुअल चीज़ डिटेक्ट नहीं करती तो हमारा रिटेंशन रेट कम हो जाता है। जैसे हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम है, इट्स लेस देन अ गोल्ड फिश अटेंशन स्पैन। तो मैंने फिर आई वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन जिसने पिक्चर डालना शुरू की, और इस पर भी काफ़ी लोग एतराज़ करते थे कि आप तो भाई पिक्चरें डालती हैं, सेल्फीज़ डालती हैं। क्योंकि मुझे इससे इंगेजमेंट मिलती है तो वाई नॉट। ऑल्सो इट्स माई पर्सनल ब्रांड, तो मुझे अपनी फेस वैल्यू दिखाना ज़रूरी है। बट अगेन ये भी बहुत सब्जेक्टिव है, किसी को नहीं पसंद होता है, किसी को पसंद होता है। जिसको नहीं पसंद होता है वो आपको अनफॉलो कर सकता है। बट ये स्ट्रेटेजी होती है मेरी, जब कनेक्शंस क्लीन करने की बात हो तो मैं उन लोगों को कनेक्ट कर देती हूँ या उन लोगों से कनेक्शन मेंटेन रखती हूँ जो मुझे 3 तरीक़ों से बेनिफिट्स दे रहे होते हैं। आइदर मेरे काम में, मतलब मेरी एजेंसी में रिलेटेड हो, वर्टेक्सिफाई में, ठीक है। दूसरा, या तो मेरे एनजीओ में किसी तरीके से हेल्प कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे एनजीओ में फंड रेजिंग के थ्रू हेल्प की, मेरे एनजीओ को रजिस्टर कराने में हेल्प की, मेरे एनजीओ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प की, मेरे एनजीओ में विजिट किया। तो मैं उन लोगों को भी निगलेक्ट नहीं कर सकती। वो लोग मे भी मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, बट वो जो रेफरल्स मुझे दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे नेटवर्क। एंड ऑल्सो नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ दीस डेज, ठीक है। या तीसरा ये होता है कि ऐसे लोग जो सच में मुझे फॉलो करें बिकॉज दे वांट टू गेन समथिंग फ्रॉम मी, ठीक है, वो मुझसे सीखना चाहते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर ये चेकलिस्ट मेंटेन होती है तो फिर मैं उस बंदे को अपने कनेक्शन में रखती हूँ। जब ज़्यादा मज़ा किस में आता है, ईमेल मार्केटिंग में, लिंक्डइन पे, क्योंकि आपकी तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो गई। मुझे जब मैंने आपको बुलाया था तो मुझे आइडिया हो रहा था कि हम ज़्यादा कोशिश करके बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग, बट देयर इज अनदर टॉपिक कि हम इस पे लिंक्डइन पे भी बात कर सकते हैं, इंस्टा पे भी जा सकते हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं दिमाग के अंदर। लेकिन अभी हमारा जो डिसाइड था, पर इसको भी समराइज़ करते हैं, किस पे ज़्यादा मज़ा आता है आपको और किससे ज़्यादा अच्छे क्लाइंट हम भी, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो क्लाइंट, मतलब स्किल्ड बेसिक है, लोग को क्लाइंट मिल जाए, काम शुरू कर दें। एंड देन मैंने आपके साथ जो पॉडकास्ट का मकसद था यही था कि ईमेल मार्केटिंग का मैंने कोर्स बनाया, एंड देयर इज़ अ मिसिंग जो मैंने नहीं की थी कोल्ड ईमेल पे मार्केटिंग, वो ऑब्जेक्टिव भी आज हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो जो लोग कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आना चाहते हैं तो वो अपनी स्टार्ट करें, बट हम तो किसी एक और डायरेक्शन में आ गए, अब तो अपग्रेडेड वर्जन आ गया लिंक्डइन। इन तीनों का डिफरेंस बताया पहले तो मुझे, और किस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब पहले लिंक्डइन पे ज़्यादा मज़ा आता है आपको कोल्ड ईमेल, क्योंकि मेरा आई थिंक एक हमने कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दी दूसरा टॉपिक लाके, बिकॉज लिंक्डइन इट्स अ वार टॉपिक, उसके ऊपर तो फिर हमें अलग से जाना पड़ेगा। तो एक डिफरेंशिएट बताएं तीनों में क्या आसान है जिससे हम क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए तीनों को अल्टीमेट गोल तीनों का सेम ही है, सेल्स, ठीक है। आपको चाहिए एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट, पैसा, ठीक है। अब मुझे बहुत देर बाद ये एहसास हो, ये रियलाइजेशन हुई कि मुझे चाहिए क्लाइंट, बट वो जो जर्नी है, वो जो रास्ता है, वो मुझे खुद तय करना है। अब चाहे मैं उसमें अपना मनी बर्न करूँ, पीपीसी चलाऊँ, चाहे मैं लिंक्डइन पे रोज़ पोस्ट डालूँ और मुझे इनबाउंड क्लाइंट्स आए, ठीक है, या फिर चाहे मैं कोल्ड ईमेलिंग करूँ और बल्क कैंपेन्स लॉन्च करूँ, ठीक है। अब रास्ता मुझे खुद तय करना है। तो जब मैंने आपको बताया ना कि जब मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करती थी तो उन्हीं दिनों मैंने कोल्ड ईमेलिंग को देखा था, कोल्ड ईमेलिंग के बारे में जाना था। और मैंने जब कोल्ड ईमेलिंग के बारे में बात करना शुरू की तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया मॉरली, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता था कि कोल्ड ईमेलिंग करना या तो बहुत ज़्यादा अनएथिकल है, या तो बहुत ज़्यादा स्पैमी है, या तो बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, इससे कुछ होता नहीं है। बिकॉज लोगों का जो परसेप्शन था कोल्ड ईमेलिंग करने था वो ये था कि भाई हमने 1000 ईमेल्स खरीदी, ठीक है, लिस्ट अपनी बनाई, हमने एक टेम्पलेट भेजा, लिखा, ठीक है, कुछ भी, हाई, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम दिस एंड दिस, आई ऑफर दी सर्विसेज, इफ़ यू वांट कॉल मी, ठीक है। ये हमारा यूजुअली पाकिस्तानियों का टेम्पलेट होता है, इफ़ यू वांट माई सर्विसेज कॉल मी, ठीक है। अगर आपको मेरा काम चाहिए, आपको मेरी ज़रूरत है, या व्हाट्सएप मी, हाँ व्हाट्सएप मी, ठीक है। या जैसे फेसबुक पे भी बहुत सारे आपने एड्स देखे होंगे, लोग अपने एड्स में लिख रहे होते हैं दैट इफ़ यू वांट दिस थिंग DM अस, ठीक है। तो
खैर जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, कोल्ड ईमेलिंग के बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो मे बी थोड़ा सा अर्ली था टाइम के हिसाब से, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि ऑल्दो ये टाइमिंग पाकिस्तान के हिसाब से अर्ली है, बट वेस्ट में बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा इस पर काम कर रहे हैं। फिर मैंने इस पर कंटेंट बनाया इन टर्म्स ऑफ कैरेसल्स से जब बात नहीं बनी तो मैंने इस पर वीडियोस बनाई, वीडियोस से जब बात नहीं बनी तो मैंने इस पर एक ई बुक लॉन्च की। ई बुक मैंने पहले बेसिक वर्जन लॉन्च की, फिर एडवांस वर्जन लॉन्च की। फिर मुझे लगा कि ई बुक भी लोगों को पढ़ने में आलस आ रही है, लोग लेजी हैं। फिर मैंने ई बुक के साथ मास्टर क्लास लॉन्च की। मैंने कहा कि अगर आप मेरी कोल्ड ईमेलिंग की कंसल्टेशन लेते हैं जो कि 2000 रुपये की है, उसके साथ अगर आप वो लेते हैं तो मैं आपको अपनी 5000 वाली ई बुक 25% डिस्काउंट में दूंगी। फिर जब लोगों ने वो लेना शुरू किया, मैंने कहा इसके साथ मैं आपको अपनी मास्टर क्लास भी दूंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोगों को ई बुक पढ़ने में भी, क्योंकि वो थ्योरी होती है ज़्यादा, तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी फ्रॉम व्हाट इज़ कोल्ड ईमेल टू हाउ टू सेंड योर फर्स्ट कोल्ड ईमेल एंड क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट। ठीक है, तो मैंने लाइव उन्हें वो करके दिखाया, मैंने जूम चलाया, मैंने रिकॉर्ड की वो पूरी 1 घंटे की मास्टर क्लास, और मैंने पूरा पैकेज बंडल बनाया, मास्टर क्लास, ई बुक एंड एक्सेस टू माई कम्युनिटी। फिर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहाँ पे मैंने कहा कि जितने लोगों ने मेरी ई बुक ली है या कॉल ली है या मास्टर क्लास ली है, उन तीनों के पास ये एक्सेस होगा, लाइफ टाइम एक्सेस, कि वो मेरे पर्सनल मेरा एक्सेस होगा कि आप मुझसे कभी भी पूछ सकते कोल्ड ईमेलिंग के रिलेटेड। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं मेरी सेल्स स्कूल के अंदर, हमारा एक डेडिकेटेड ग्रुप है कोल्ड ईमेलिंग के हवाले से, जहाँ पे हम सिर्फ कोल्ड ईमेलर्स हैं और हम एक दूसरे से बात करते हैं अबाउट कोल्ड ईमेलिंग ट्रेंड्स वगैरह। वो अपने क्योंकि कोल्ड ईमेलिंग को सेट करना ही, वो शुरू की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे करना ही एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अटकते हैं। तो वहाँ पे जो आपको है ना वो ऑन द स्पॉट गाइडेंस चाहिए होती है। मैं यहाँ पे अटकी, मुझे कोई चाहिए जो मेरे टिप ऑफ फिंगर पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे जब वो मैसेज करते मैंने जवाब दे दी थी, तो उनका ये मसला सॉल्व किया। फिर उन्होंने लॉन्च की कैंपेन। फिर ऐसा होता है कि कैंपेन लॉन्च कर दी होती है, एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, क्योंकि भाई आपने कैंपेन लॉन्च करी, आपने शेड्यूल ही सेट नहीं किया, आपने उसकी डेली लिमिट ही सेट नहीं की, या फिर आपने जिस ईमेल अकाउंट से कैंपेन लॉन्च किया वो ईमेल अकाउंट ही आपको डेट पर आ गई, या आपने वार्म अप कंप्लीट करने से पहले ही कैंपेन लॉन्च कर दी थी। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को नहीं अंदाज़ा होता है, और वो वेट कर रही होती है कि 1 हफ्ते बाद हमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे वो सोने की मुर्गी वाली कहानी है, गोल्डन गूस। तो वो फिर अंडे का वेट कर रहे थे, पर अंडा तो निकलता ही नहीं, कि आपने मुर्गी को खाना ही नहीं खिलाया था। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग गलतियाँ करते हैं, क्योंकि मैंने देखा आपके हर एक के साथ स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, और जैसे पहले आप कोई स्टार्टिंग में लेके आ गए थे 1 अनार है और 100 बीमार हैं, एंड देन फिर अभी मुर्गी आ गई है। इस पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोग ज़्यादातर कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में जितने भी लोगों को आपने सिखाया, या लोग नॉर्मली जो भी आपके पास क्यूरी गिरती है कि क्या गलतियाँ नॉर्मली कर रहे होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जिसको कहते हैं, कि क्या गलतियां लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं जब कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के अंदर है। अच्छा, सबसे बड़ी और पहली गलती तो ये है कि लोग सही से इसे टर्म नहीं करते हैं। लोग, इसका नाम बेसिकली है कोल्ड ईमेलिंग। या तो आप ईमेल मार्केटिंग की तरफ चले जाए, या तो आप कोल्ड ईमेलिंग की तरफ चले जाए। आप दो कश्तियों के सवार नहीं हो। तो दो का क्या डिफरेंशिएट है, दोनों का बता दें। मैं दोबारा सवाल करें तो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग और कोल्ड ईमेलिंग और कोल्ड ईमेल मार्केटिंग, दोनों का क्या डिफरेंस है? अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। कोल्ड ईमेलिंग एज द नेम सेज, कोल्ड का क्या मतलब होता है? ठंडा। ठीक है, कोल्ड का मतलब होता है ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपकी एजेंसी है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी एजेंसी में सोशल मीडिया के रोल के लिए फिट हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मुझे पता है कि आपको मेरी ज़रूरत है, आपके पास एक प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सर्च किया गूगल पे कि समवन हु रन्स एन एजेंसी एंड लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया पर्सन। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपका नाम निकाला, फर्स्ट नेम, आपके फर्स्ट नेम से मैंने आपका पूरा नेम, फुल नेम निकाला, मैंने आपका ईमेल एड्रेस निकाला, मैंने आपकी ईमेल एड्रेस पे एक अच्छी सी ईमेल लिखी पर्सनलाइज्ड, और मैंने आपको सेंड कर दी। ठीक है, दैट्स कोल्ड ईमेलिंग फॉर मी, जहाँ पे अनकंसेंटेड होता है। मैंने आपसे पूछा ईमेल करने से पहले, नहीं, मैंने आपको बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी इजाज़त से सेंड कर। दूसरा होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग कंसेंटेड होता है, जहाँ पे आपको सामने वाले की इजाज़त मिल चुकी होती है, क्योंकि उसने अपना ईमेल एड्रेस खुद आपको दिया होता है ऑप्ट इन फोन पे, उसने खुद सब्सक्राइब किया होता है। मे बी उसने किसी मजबूरी के तहत किया हो, वो पेज स्क्रॉल करने की वजह से किया हो, या वो आपकी ईमेल्स देखता भी नहीं हो, लेकिन उसने दिया तो है ना, आपको कंसेंटेड है। वो मे बी कभी उसकी आंखों से गुजरता होगा तो उसे इतना इरिटेट नहीं करता होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उसने आपसे ख़रीदा था और उसने आपको दिया था। बट कोल्ड ईमेलिंग में अब मैं अपने ऑफिस में हूँ, 10 चीज़ें मेरे सामने हैं, और मेरे बिल्कुल पीक ऑफ द डे पर एक ईमेल आई है जो मुझे कुछ मंजन बेच रहा है, तो मुझे कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि मैं अपने ऑफिस के मसले देखूँ। एक तो खाना नहीं खाया है, गर्मी इतनी है, मैं अभी ऑफिस आया हूँ सफ़र करके, और ये बंदा मुझे मंजन बेचने आ गया है, वो भी एक घिसी पिटी ईमेल के साथ। तो ये कोल्ड ईमेलिंग है।
ठीक है। अब कोल्ड ईमेलिंग पे लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि उनका एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट फिट है कि भाई मुझे इस तरीके से कोल्ड ईमेलिंग करनी है। बट मैंने जब कोल्ड ईमेलिंग स्टार्ट की, मैंने कहा कि ये फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी अप्रोच निकाल सकते हैं। और फिर कोल्ड ईमेलिंग से धीरे धीरे मैंने कोल्ड आउटरीच को एक्सप्लोर किया। और जैसे कि आपने भी बात की स्टोरी टेलिंग की, तो कोल्ड ईमेलिंग में मैंने स्टोरी टेलिंग को इनकॉर्पोरेट किया। मैंने कहा कि मैं ईमेल्स तो लिखूंगी बट मैं स्टोरी के फॉर्म में लिखूंगी। तो अभी भी मैं आपको अगर दिखाऊँ तो मेरी ईमेल्स के सब्जेक्ट लाइन इतने ह्यूमरस होते हैं, इतने फ़नी होते हैं, कभी थोड़े से सस्पिशियस, थोड़े से फ्लर्टेशियस भी होते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो 1 सेकंड का जो अटेंशन है ना, मुझे उसका मिल जाए। वो अगर पहला गोल मैंने कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद मैं उस पूरा ईमेल पढ़वा लूँगी। वो पहला माइलस्टोन मुझे हिट करना है उसका अटेंशन का, ताकि मैं समझूँ कि वो 150 ईमेल जो उसे दिन में आ रही है, और ये स्टेट है कि हर बिजनेस पर्सन को, हर वर्किंग पर्सन को एक दिन में 150 ईमेल आती हैं वेस्ट में। तो वो 150 ईमेल्स में से वो मेरी ईमेल एटलीस्ट खोल ले। एक बार उसने खोल लिया, फिर जर्नी आसान है। फिर वो पढ़ेगा भी, क्लिक भी करेगा, खरीदेगा भी। और ज़्यादातर फोकस हमें सब्जेक्ट पे करना होता है। हाँ। और उस पे भी ए/बी टेस्टिंग भी मिल जाती है कि पहले कुछ बहुत सारी चीज़ें। अब तो सॉफ्टवेयर ही आपकी इतनी मदद कर रहे होते हैं। ए/बी टेस्टिंग है, आप अपने एक ईमेल के 2 वेरिएंट्स बना सकते हैं। एक बार आपको फॉर एग्जांपल आपको रिप्लाई आया अपने ईमेल का कि हेल्प मी बुक अ कॉल, ठीक है, तो आपको किस तरीके से अपनी कैलेंडर की लिंक भेजनी है, उसका भी एक तरीका होता है। ये नहीं आपने ऐसे लिंक उठा के भेज दी। आप उसे बताएं कि ये मेरा लिंक है, ये मेरा शेड्यूल है, ऑल्दो मैं बहुत बिजी होता हूँ, या ऑल्दो मेरा शेड्यूल इस हद तक पैक्ड है, लेकिन जब आप अवेलेबल होंगे मैं अपने शेड्यूल को आपके हिसाब से एडजस्ट करूँगा। तो वो एक एडिशनल फेवरेट क्लाइंट को फील कराता है कि वो इतनी एफर्ट्स डाल रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, तो देयर मस्ट बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। या अगर वो आपसे कोई सवाल पूछे तो उस सवाल के जवाब में कौन से सब्सिक्वेंट जाएगा, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं। हो गया। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग पाकिस्तान में तो नहीं चलती, इज इट करेक्ट? ये चलती है पाकिस्तान में या नहीं? अगर किसने, मुझे तो नहीं लगता कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें, क्योंकि मेरी ये पॉइंट एकदम से इसलिए बीच में ना कि आपने कहा वेस्ट में बात करा है, वेस्ट में 150 ईमेल जाते हैं, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई ईमेल यूज़ ही नहीं करता। तो क्या हम पाकिस्तानी क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं कोल्ड ईमेल के थ्रू? बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर अभी भी आज भी मुझे कोई कोल्ड ईमेलिंग का प्रोजेक्ट आता है, तो मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि भाई आपकी जो टारगेट मार्केट है वो इतनी ईमेल अवेयर है, मतलब वो दिन में ईमेल खोलती है। मैं अगर आपसे पूछूँ आपने अपनी लास्ट ईमेल कब खोली होगी, मैं भी आज सुबह खोली होगी बिकॉज आपको नीड है। मैंने कब खोली? मैंने अभी आधे घंटे पहले खोली। लेकिन एक कंपनी फाउंडर या फिर एक मुझे एक बहुत अच्छे किस्सा याद आया। एक साहब थे जो बहुत बड़े स्केल पे मुर्गियाँ सप्लाई करते थे, ठीक है। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप कोल्ड ईमेल कैंपेन्स रन करें, और उनके जो टारगेट मार्केट थी वो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। मैंने कहा मुर्गी बेचने वाला मेरा ईमेल लिस्ट अपनी क्यों खोलेगा? उसने कभी ईमेल ज़िंदगी में बनाई भी नहीं होगी, वो भी बनाई होगी तो उसे क्यों ही खोलेगा? एंड्रॉइड के चक्कर में की होगी कि उस पर साइन इन हो जाए। हाँ, मैंने कहा कि अगर उससे काम लेना है, उसे पैसे बताने हैं, तो आप उसे डायरेक्टली कॉल कर लें और उससे इंग्लिश की बजाय उर्दू में बात करें। अपनी जो ज़बान है जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल है उसमें बात करें। इसी तरीके से डेमोग्राफिक से डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा है कि हम ये सोचें कि पाकिस्तान में लोग पढ़ते हैं या वेस्ट में। इससे अच्छा हम ये देखें कि आपकी टारगेट मार्केट में लोग पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल वर्क में, IT इंडस्ट्री में ईमेल सब पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे वो एक हफ्ते में 1 बार पढ़े या एक दिन में 2 बार पढ़े, लेकिन वो पढ़ते हैं। जो सेल्स इंडस्ट्री में वो तो है। रिटेल में चले जाएं, थोड़ा सा जनरल ट्रेड में चले जाएं, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम है। फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे दराज के सेलर्स हैं, उनका ईमेल से क्या ही काम है? वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कोड आया है, वो OTP आया है, वो देखने के लिए आपने खोल ली, लेकिन यूजुअली आप ईमेल्स नहीं खोलते हैं। लेकिन अभी अगर बात की जाए, ज़्यादातर पाकिस्तानी के तो एरिया नहीं है, लेकिन अगर हम US के क्लाइंट की बात करें तो वहाँ तो नॉर्मली प्रैक्टिस में एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सअप, हमारे यहाँ तो अगर काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई मार्केटिंग करनी तो व्हाट्सअप पे चले जाए इंस्टेड के। और इसमें एक और भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है जिसमें हमने लिंक्डइन की बात की, जो कि अगर वो फेसबुक मार्केटिंग मतलब लिंक्डइन मार्केटिंग भी ना करें, क्योंकि लिंक्डइन पे भी हमारे अगर देखा तो हमारे पाकिस्तानी बहुत कम है, अगर वो मार्केटिंग तो फेसबुक आई थिंक ज़्यादा होते हैं। ये भी करेक्ट है या रॉन्ग है? देखिए, हर प्लेटफॉर्म के अपने यूज़ केसेस हैं, अपने फ़ायदे हैं, अपने मुसीबतें भी हैं। बट यहाँ पर आई फील कि ऑल दो व्हाट्सएप का यूज़ केस, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ज़्यादा है व्हाट्सएप की, विदाउट एनी डाउट। इसीलिए मैंने जो अपनी ये सेल्स स्कूल बनाई है वर्चुअली, वो भी व्हाट्सएप पे ही बनाई है। लेकिन व्हाट्सएप पे वही है कि एक ग्रुप में आप 1200 से ज़्यादा लोग नहीं रख सकते। तो ऑल दो मैंने 5 मल्टीपल ग्रुप्स में बनाई है, लेकिन मैं क्या करूँ, जब मैं उसे स्कूल पे लेके जाती हूँ, school.com पे या कहीं और लेके जाती हूँ, तो वहाँ पर मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आता, बिकॉज लोग व्हाट्सएप इतना फ्रीक्वेंटली खोलते हैं, इसको अपना बाकी चीज़ें नहीं खोलते। बट यहाँ पर अगर हम देखें तहसीन, तो अगर आप हर स्टेप पे अपने
प्रोस्पेक्ट को या अपने सामने वाले बंदे को रीइंफोर्समेंट करें ना, बिकॉज आई एम ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी ना तो मुझे समझ आया कि इंसान की ज़िंदगी में रिवॉर्ड्स रीइंफोर्समेंट की कितनी नीड है। आप अनकंडीशनली उस बंदे के एहसानमंद हो जाते हो जब वो आपको कोई रीइंफोर्समेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज ईमेल की एक प्रोस्पेक्ट को, मैंने बताया कि मुझे पता है आपके पास ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे पता है कि आप बहुत ज़िद्दी भी हैं, आप मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ बनाया है जो आपको देखना लाजमी है, बिकॉज पहली मेरी बहुत मेहनत लगी है वो बनाने में और दूसरी आपको वो पसंद आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, आपका थंबनेल इंतहाई बकवास है, मैंने आपके लिए एक अच्छा सा थंबनेल बनाया है, अगर उसे नहीं भी देखना होगा ना तो वो सोचेगा यार इस बंदे ने मेहनत की है, इस बंदे ने सोचा है मेरे बारे में, चल मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसे रीइंफोर्समेंट दी, थोड़ा सा रिवॉर्ड्स दिया, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको रिवॉर्ड्स देने होते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि ईमेल्स में, तो ईमेल्स में जब आप फर्स्ट ईमेल पे उसे रिवॉर्ड्स देते हैं ना कि मैंने आपको कुछ बनाया है, आप देखें, वो सेकंड ईमेल पे आ गया, फिर आपकी जो सेकंड ईमेल होती है फॉलो अप ईमेल, वहाँ पे आप एक और रिवॉर्ड्स देते हैं कि चलें आप यहाँ पे आ गए। अगर आप, जैसे आपको याद होगा बाय मी और कॉफ़ी का बहुत क्रेज़ चल रहा था बीच में, तो ये ऐसी छोटी छोटी रीइंफोर्समेंट्स है। एक कॉफ़ी की क्या ही औकात है, लेकिन वो फिर आपको 1 घंटा आपके प्रोस्पेक्ट का मिल जाता है सुनने के लिए। तो व्हाट्सएप पे भी यही है, फेसबुक पे यही है, आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है कंपेयर टू द प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब डिस्ट्रप्शन का दौर है। अब बहुत सारे चीज़ें जो हम सोचते कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, कोल्ड ईमेल्स तो चल ही नहीं सकता, या कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी इंपॉर्टेंट जॉब्स कभी एक्सटिंक्ट हो जाए या इंडेजेंट हो जाए। राइटिंग की जॉब, राइटर कितने डिमांड में होते थे 2020-2019 में। डिज़ाइनर चाहिए, बहुत मुश्किल है बॉस मिलना। आज देखें तो हम खुद ही बना रहे हैं। डिस्ट्रप्शन का दौर है, हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई है और हमें नहीं पता कि आने वाले 6 महीने 8 महीने में क्या होने वाला है। ओपन एआई क्या करेगा, एआई क्या करेगा, एआई कितना डेंजरस है, कितना डिस्ट्रप्टिव है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपका फ़ोन आपको सुन रहा होता है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपका फ़ोन आपको बंद, फ़ोन से कैमरा आपको देख रहा होता है, इससे ज़्यादा क्या ही खतरनाक बात हो सकती है। अभी चैट जीपीटी आ गया, ईमेल लिखना आसान हो गया, पहले तो हमें खुद सोचना पड़ता था, राइट। तो अगर हम कोल्ड ईमेल की बात करें तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को? चैट जीपीटी 4 यूज़ कर सकते हैं, या उसको बोलें कि मेरी एक सर्विसेज में एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग या वेक्टर आर्ट की सर्विसेज देता हूँ, और या मैं एक सॉफ्टवेयर की SaaS सर्विसेज देता हूँ, मेरे लिए ईमेल बना दे, तो वो जो आउटपुट आता है वो हम कोल्ड ईमेल पे यूज़ कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। सारी बात यहाँ पर आके रुकती है कि आप किस तरीके से उस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी तक पहुँचा रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको पता होगा, तो आप किस तरीके से उस प्रॉम्प्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं कि आपको किस तरीके का रिस्पांस चाहिए। जैसे कि बहुत ही बेसिक सा टेम्पलेट है, जब आपको चैट जीपीटी से कुछ पूछना होता है तो पहले तो आप उसे सांचे में ढालते हैं कि आप क्या बन के मुझे रिस्पॉन्स दें, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी को ऐसे ही पूछें कि गिव मी टैगलाइंस, तो वो क्या ही आपको टैगलाइंस देगा, उससे पीछे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं पता, उसे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उस इंस्ट्रक्शन का। आपको पहले बोलना होता है, भाई चैट जीपीटी साहब, act as a copywriter and gift me some creative, humorous, funny, friendly taglines for my business, ठीक है। फॉर माई बिजनेस, अब बिजनेस भी किस तरीके का, तो आपको उससे एटलीस्ट डिटेल्ड एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एटलीस्ट उसे कॉन्टेक्स्ट तो पता हो कि बात क्या हो रही है, वो आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स दे। जैसे मैं अभी 3-4 घंटे पहले अपने एनजीओ में थी, वहाँ पे हम फंड रेजिंग कैंपेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कुछ पूछा तो चैट जीपीटी मुझे फंड रेजिंग कैंपेन्स दी, बट वो सारे जो थे वो वेस्ट के थ्रू रिलेट कर रहे थे। तो मुझे ये मेरी गलती थी कि मुझे मेंशन करना था कि आप मुझे ईस्ट में, वो भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए बताएं, पाकिस्तान के लिए, जहाँ लोगों की जेब से पैसा निकालना मुश्किल है, अच्छे काम के लिए भी। फिर वो चीज़ें होती हैं चैट जीपीटी के थ्रू भी। और फिर अब आप देखें चैट जीपीटी आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देता है और बोलता है कि आप सिलेक्ट करें आपको किस रिस्पॉन्स का डिटेल्ड वर्जन चाहिए। तो चैट जीपीटी भी वक्त के साथ मैच्योर होता जा रहा है, ट्रेन होता जा रहे हैं, बट आपके प्रॉम्प्ट्स पे सारी चीज़ों का दारोमदार है। तो प्रॉम्प्ट आप जब उनको मास्टर क्लासेस देती हैं तो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करती हैं, यानी कि डेटा चैट जीपीटी को आप सपोर्ट करती है? फर्स्ट तो ये आएगा सपोर्ट करती है नहीं, दूसरा उसके प्रॉम्प्ट अवेलेबल है आपके पास, या हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, उठा सकते हैं? अच्छा, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कहेगा कि मैं सपोर्ट नहीं करता। ये तो यही बात हो गई कि आपको जीना है, बट आप कह रहे हैं कि भाई मुझे जीना है बट मुझे लोगों के साथ नहीं रहना। मैं बताता हूँ मैंने क्यों बोला। ग्राफिक डिजाइनर वो हमेशा नहीं सर वो ये मसला है वो मसला है, क्योंकि अभी मैंने, एंड जो कंटेंट राइटर होती है सर, वो कंटेंट राइटर कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करते, ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं करते, इवन जो वेबसाइट वाले जो डेवलपर कंपनीज हैं वो भी नहीं कहते नहीं उनका नहीं यूज़ करेंगे अपने, हालांकि पीछे से वो यही यूज़ कर रहे होते हैं, नहीं हमने लिखवाया है, और नहीं वो गूगल जो
जो है ना वो पकड़ लेता है, उसको पता चल जाता है कि हमने चैट जीटीपी से लिखवाया तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। ये भी ये यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कहा आप सपोर्ट कर रही नहीं। यूज़ सब कर रहे हैं, जाने अनजाने में सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, एतराफ़ नहीं करते क्योंकि उन्हें या तो वो खुद खौफज़दा होते हैं कि ये आज ये हमसे ज़्यादा अच्छा है तो ये शायद हमारी नौकरी ले ले, या उनको ये होता है कि ये इतना अच्छा नहीं है जितना हम अच्छे कर सकते हैं। वो एक सेल्फ बिलीव है उनका। तो ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं इन द लॉन्ग रन, क्योंकि या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं या आप अंडर कॉन्फिडेंट है। तो आप नहीं हो। मेरा ऐसा मानना है कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल आपकी जॉब तब तक नहीं खाएगा जब तक आप अपने आप को अपडेट करते रहें उसके साथ, जब तक आप अपने काम में इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं एंड अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस करें। बिकॉज देयर इज़ ओनली वन वे टू गेट अहेड इन लाइफ, आइदर टेक्नोलॉजी या फिर आइदर बाय बीइंग वेरी 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 क्रिएटिव। अगर आपका क्रिएटिव साइड अच्छा है, लेकिन अगर आप नॉन टेक हैं या इतने टेक से भी नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ वेरी रेयर टू फाइंड दीज डेज। जैसे मुझे लोग काफ़ी बार लिंक्डइन पे कहते हैं कि आप जिस तरीके से अपने हुक लिखती है, जिस तरीके से आप पोस्ट में लोगों को एक जर्नी पे लेके जाती हैं कि वो हटाने का दिल नहीं होता, जिस तरीके से आप अपने पोस्ट को फॉर्मेट भी करती हैं, मतलब पहला सेंटेंस थोड़ा लंबा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में जब आप सीटियाँ डालती हैं। तो जब मुझे कोई कॉमेंट भी करता है ना, किसी ने अगर मुझे नाइस कॉमेंट भी किया तो मैं उससे फिर सवाल पूछती हूँ, नाइस का जवाब दिया, थैंक यू, वुड यू लाइक टू टेल मी मोर अबाउट द पोस्ट, हाउ डिड यू लाइक इट, या कोई भी सवाल जो उस पोस्ट से रिलेटेड है। तो यही बात है कि चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई टूल हो, वो आपकी मदद करता है। इनफैक्ट इंस्टेंटली अगर आप यूज़ करिए तो इंस्टेंटली पे खुद के 3000 प्लस की टेम्पलेट लाइब्रेरी है, जहाँ से आप पूरी ईमेल टेम्पलेट्स निकाल सकते हैं, फॉलोअप टेम्पलेट्स निकाल सकते हैं, वेरिएंट टेम्पलेट्स निकाल सकते हैं, सब्सिक्वेंट टेम्पलेट्स निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि चीज़ें आपके सामने हैं, आपको वो चश्मे लगाने की देर है कि आप उन चीज़ों को देखें और एतराफ़ करें। और अगर सॉफ्टवेयर अगर हम बाय करते हैं तो उसमें भी ऑलरेडी मौजूद होती हैं, अच्छी खासी टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं, उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। टेम्पलेट्स बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, बट चूँकि पर्सनलाइजेशन का इतना क्रेज़ है और लोग भी बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि आप पर्सनलाइज़ करें, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप फैंसी नहीं करें, कीप इट वेरी सिंपल। मतलब ये रॉबर्ट कियोसाकी का रूल है, कीप इट सिंपल स्टूपिड किस रूल जैसे हम कहते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि आप जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं उतना चीज़ें आपसे दूर जाने लगती है। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही फैंसी चीज़ से, लेकिन आप पीछे लेके आ गए। जैसे कि एक ईमेल आई थी मुझे जहाँ पे उसकी सब्जेक्ट लाइन था, आई फील सुसाइडल बिकॉज ऑफ़ यू। ठीक है, आई फील सुसाइडल बिकॉज ऑफ़ यू। अब ये देखें, कोई आपको ऐसा कह रहा है तो भाई इल्ज़ाम लगा ले। मैं खौफज़दा हो गई, मैं डर गई, मैंने कहा क्या है भाई, ईमेल खोल के देखो। फिर वो मुझे कह रहे हैं कि नाउ दैट आई हैव गॉट योर अटेंशन, लेट मी शो व्हाट आई डू, या लेट मी टेल व्हाट आई डू, आई प्रोवाइड डिज़ाइनिंग सर्विसेज। मैंने कहा भाई मैंने डायरेक्टली उसे ब्लॉक किया, मैंने उसे स्पैम में डाला, क्योंकि तुमने भाई मुझे डिसीव किया ना, तुमने मेरा अटेंशन तो लिया बट झूठ बोल के लिया। अगर इसकी जगह तुम मुझे ये बोलते कि यू आर किलिंग इन योर वर्क, कॉम्प्लीमेंट किसको नहीं पसंद, सेल्फ वैलिडेशन, तारीफ़ें किसको नहीं पसंद, इसकी जगह मुझे तुम ये बोलते यू आर किलिंग इन योर वर्क बट दिस इज़ समथिंग यू नीड टू नो, या फिर you create great videos but I can help you make better, या your designs are great but mine are much better। अगर तुम ऐसा कुछ बोलते तो मुझे होता है कि यार इसको मेरा काम पसंद आया बट इसके पास मे भी कुछ है जो मुझे हेल्प कर सकता है, तो ये मेरे लिए एक ज़्यादा एथिकल वे ऑफ रीचिंग आउट होता। दूसरी चीज़ ये है कि चैट जीपीटी यूज़ करें या एआई टूल यूज़ करें। अब आपको ईमेल लिखनी होती है आपके मैक्सिमम 70 वर्ड्स की। अब इसमें 7 लाइनें होती हैं आपकी, पहली आपकी सब्जेक्ट लाइन चले गई, दूसरी लाइन जो आपकी सब्जेक्ट लाइन ऊपर चले गई। अब आपकी ईमेल बॉडी में कुछ इस तरीके से आपका होना चाहिए टेम्पलेट। आपने शुरू में एक आइस ब्रेकर दिया, ठीक है, आइस ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे कहते हैं क्यूरियोसिटी लाइन, आइस ब्रेकर, हुक, ठीक है, सबके अलग नाम है। द गोल इज़ कि आपको वो जो शुरू की हेजिटेशन होती है ना, वो किल करनी होती है। तो आपने आइस ब्रेक कर दी मे बी बाय टेलिंग समथिंग अबाउट देयर बिजनेस या एनीथिंग, और उसके बाद आपने कहा उन्हें, ग्रीट किया, हे जॉन हाउ आर यू, होप द वेदर इज़ गुड देयर, और इसके बाद आपने उनकी प्रॉब्लम का जिक्र किया कि आई नो यू आर रनिंग अ कंपनी बट डू यू रियली फील दिस प्रॉब्लम, या फिर आई नो यू आर रनिंग अ कंपनी बट डज दिस प्रॉब्लम रिलेट टू यू एज वेल। ठीक है, उसके बाद आपने सॉल्यूशन उसे दिया, आई हैव मेट मैनी फाउंडर्स लाइक यू, दे हैव बिन थ्रू द सेम फेस, आई कैन हेल्प यू मेक बेटर डिसीजंस फॉर योर कंपनी। यूजुअली मेरा ऐसा मानना है कि अब डिज़ाइनिंग, राइटिंग, इन जॉब से ज़्यादा जॉब्स जो बिजनेस एनालिटिकल की जॉब्स बहुत अच्छी है, या फिर अगर कोई बंदा है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है, स्क्रम मास्टर की जॉब, ऐसी बहुत सारी जॉब टाइटल्स और डेजिग्नेशंस आ गए
हैं जिनका आम लोगों को पता ही नहीं है। मतलब मेरी 3 अभी ऐसी जॉब्स चल रही हैं रिमोट विथ माई एजेंसी विथ ऑल द अदर वर्क आई डू, जहाँ पे मैं स्क्रम मास्टर हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना होता। मेरा जो यूनिवर्सिटी की सुबह 6 से शाम के 6 का वक्त होता है, वहाँ पे मैं सिर्फ अपने फ़ोन में बैक बेंच पे बैठ कर सिर्फ प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रही होती हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स का देख रही होती हूँ कि आज इनकी क्या मीटिंग्स है, आज इनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं। उनके ट्रेलो बोर्ड्स बने हुए होते हैं, असाना बोर्ड्स बने हुए होते हैं। मुझे सिर्फ उनकी टीम से कम्युनिकेट करना होता है, उनसे काम निकलवाना होता है बस। क्योंकि एज अ फाउंडर ही मस्ट बी वेरी बिजी, उसके पास टाइम नहीं है कि वो हर एम्प्लॉय से काम निकलवाए। उसने मुझे रख लिया है कि भाई मैं काम निकलवा के दूँ, मेरा सिर्फ इतना काम है कि मुझे काम निकलवाना है। तो कैसे निकलवाना? सब मैसेज कर देती हैं, ये टाइमलाइन आ रही होती है उसके ऊपर? हाँ, डेडलाइन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है। मुझे बस मेक श्योर करना है कि मैंने रिमाइंडर्स दे रही होती हूँ कि भाई आपको ये काम सही से करना है, और मुझे उनका काम चेक करना है। बिकॉज मुझे काम आता है तो मैं उनके काम की क्वालिटी एश्योरेंस कर सकती हूँ। तो मैं उनका काम करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि सही है, उसके बाद मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। बस यहाँ पर मेरा काम खत्म। और नॉर्मली आप इस तरह के टास्क ही चेक कर पाती होंगी जिसमें कॉपी राइटिंग है या फिर ईमेल मार्केटिंग? मैं ऑलमोस्ट डिजिटल स्पेस में सब कुछ कर ही लेती हूँ, अनलेस इट्स टू टेकी। मतलब मुझसे ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं समझी जाती, जैसे कोडिंग, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड कभी वो नहीं रहा है, ठीक है। बट जहाँ पे बात है डिज़ाइनिंग की, राइटिंग की, एडिटिंग की, साइकोलॉजी की, मार्केटिंग की, सेल्स की, ये सारी चीज़ें मैं समझ लेती हूँ। और ये सारे पिलर्स ही होते हैं बिजनेस के। तो वो आप बैठे बैठे? हाँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा जो सुबह से 6 से शाम के 6 का वक्त है वो तो मेरा वेस्ट जा रहा है ना। और मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ, तो मुझे 3 और सेमेस्टर है, और मैं इतने अपने घंटे 12 घंटे ऑलमोस्ट वेस्ट नहीं कर सकती। फिर मैंने देखा कि ऐसी क्या चीज़, क्योंकि फ़ोन हमारे पास यूनिवर्सिटी में हमारे साथ होता है, अनलाइक स्कूल एंड कॉलेज। और सामने प्रोफेसर आपको नहीं बोलता, बिकॉज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मोबाइल यूज़ करो, आप सो रहे हो, उसे बस आगे फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, अपने 2 घंटे पूरे करने हैं और पर आवर के हिसाब से पैसा लेना है। तो मैं बैक बेंच पे बैठ जाती हूँ, मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, मैं काम करती हूँ। मुझे मीटिंग्स लेनी होती है, मैं यूनिवर्सिटी के पावर रूम में चले जाती हूँ, मैं कभी लाइब्रेरी चले जाती हूँ। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने वॉशरूम में बंद होकर भी मीटिंग्स ली है। तो बस ये है कि फ़ोन जब आपके साथ होता है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप अपने वर्क डेस्क पे बैठें या आप एक प्रॉपर ऑफिस लेके बैठे हैं। आपका फ़ोन काफ़ी है। ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि यार अर्निंग करनी है, फालतू पैसा बैठ के टाइम ज़ाया करने से बेहतर कि कुछ ना कुछ कमा लिया जाए। हाँ, इनफैक्ट आपको सुन के भी हैरानी होगी कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो इंस्टाग्राम और ये वाली ऐप्स ब्लॉक कर देती है अपने वाईफाई पे। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मेरे पास वाईफाई कनेक्टेड होता है यूनिवर्सिटी का, लेकिन मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं चल रहा होता, मेरे पास लिंक्डइन नहीं चल रहा होता, मेरे पास या तो सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा होता है या तो क्रोम चल रहा होता है। उन केसेस में मैं जितनी अपनी कॉल्स होती है, कंसल्टेशन कॉल्स, फॉलोअप कॉल्स, डिस्कवरी कॉल्स, मीटिंग्स, नेटवर्किंग कॉल्स ले लेती हूँ, या फिर मैं ये स्क्रम मास्टर वाला जॉब कर लेती हूँ जहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट्स मैनेज करना है। डन हो गया। अगर हम अभी कोल्ड ईमेल मार्केटिंग नहीं कह रहा, कोल्ड मार्केट कह लेता हूँ मैं इसको, कोल्ड या ईमेल कह लेते हैं इसको, उसके अंदर अगर कोई आप डिस्कस करना चाहें पॉइंट जो कि मेरे सवाल ना किया हो, ताकि वो हम वाइंड अप करके आगे की तरफ चलें। मैंने कोशिश तो की कि हम उस पर सॉफ्टवेयर भी ले लिया था, सेंड, मतलब हमने उस पर किया था कि 3 तरीके से ले सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं, सेकेंड हमने कहा सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, नंबर 3 था। देखिए बहुत सिंपल सा है, मैं सम अप कर देती हूँ। 3 स्टेप्स है, ठीक है। डेटा स्क्रैपिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन, कैंपेन सेंडिंग एंड नंबर्स ट्रैकिंग, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्शन में आपने सिर्फ क्या करना है, डेटा निकालना है। डेटा निकालने पे हम काफ़ी डिटेल तफसील से बात कर चुके हैं। कैसे क्या आपको सॉफ्टवेयर पे जाना है, स्नॉफ पे चले जाएं, हंटर पे चले जाएं, अपोलो पे चले जाएं, या फिर लिंक्डइन पे जाके आप क्रोम एक्सटेंशंस ऐड कर लें, जैसे कि रॉकेट रीच है या अपोलो है। वो आपको जिस लिंक्डइन का प्रोफाइल आपने खोला है ना, उसका ईमेल एड्रेस, और सिर्फ एक ईमेल एड्रेस नहीं, 2 ईमेल एड्रेस, उसका पर्सनल ईमेल एड्रेस और उसका वर्क ईमेल एड्रेस, दोनों आपको दे देता है, ठीक है। या लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर के थ्रू आप ईमेल एड्रेस निकाल लें। ये हो गया आपका डेटा एक्सट्रैक्शन। एक बार आपने अपनी ईमेल लिस्ट बना ली, एटलीस्ट आप ट्राई करें कि अगर आप 1000 ईमेल्स निकाल रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 700 ईमेल्स आपकी वेरीफाइड क्रेडिबल हो, रेलिवेंट, वेरीफाइड, क्रेडिबल। 30% का मार्जिन आप रखें कि ये वेस्ट में जाएगा, ये डेड ईमेल्स है, ठीक है। इसके बाद आता है कैंपेन सेंडिंग। कैंपेन सेंडिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक डोमेन, एक कस्टम डोमेन आपने खरीदा। कस्टम डोमेन के बाद चाहिए होता है आपको ईमेल अकाउंट्स, ठीक है। अब ज़रूरी है कि आप एक कस्टम डोमेन खरीदें। आप अगर तहसीन साहब पाकिस्तान कराची में बैठ के अपने नाम के साथ लगाएं तहसीन जॉन, कोई सेंस बनता है? तहसीन जॉन, या तो आप पाकिस्तानी नाम रखें या तो आप गोरा नाम रखें, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं करें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तानी नाम से नहीं आता, पाकिस्तानी नाम से भी आता है। अगर आप गोरे का नाम यूज़ कर रहे हैं, आप जब कॉल पे जाएंगे आपके एक्सेंट से, आपके बात करने के तरीके से उससे पता चल जाना है कि आप कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, आप किसी एशियन कंट्री से। तो ये भी बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि जब तक हम गोरे की आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे, गोरे का इंटरनेशनल नंबर यूज़ नहीं करेंगे, काम नहीं आएगा। खैर, यहाँ पर आपने कस्टम डोमेन खरीदा।
जैसे मैंने अपने लिए कस्टम डोमेन खरीदा हुआ है neha@vortexify.com, ठीक है। ऐसे आप अपनी कंपनी का नेम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे पास कंपनी नहीं है तो हम क्या करें, तो आप सिंपल नेहा, जैसे कि अगर मेरे पास कंपनी नहीं होती तो मैं info@neha.com कर लेती, या फिर मैं neha@shafiq.com ऐसा कुछ कर लेती। द आइडिया इज़ कि आप कस्टम डोमेन बनाएं, ठीक है, जीमेल यूज़ नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे आपने कस्टम डोमेन बनाया, कस्टम डोमेन लिया, आपने ईमेल्स बनाई अपनी। एटलीस्ट मेरा सजेशन है कि आप 10 ईमेल अकाउंट्स बनाएं शुरू में, और एटलीस्ट 3 ईमेल अकाउंट्स को पर डोमेन के साथ लिंक करें, ठीक है। 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं बट शुरू में 3 करें, क्योंकि आपका जो एक ईमेल अकाउंट है, जैसे कि मैंने अभी नया ईमेल अकाउंट बनाया, मेरा ईमेल अकाउंट इतना मैच्योर नहीं है, इतना नर्चर्ड नहीं है कि वो एक धड़ाम से फ्लो ऑफ ईमेल्स संभाल सकें, ठीक है। तो पहले मैं उसे वार्म अप करूँगी 14 दिन के लिए। अब ये सारी चीज़ें मुझे खुद नहीं करनी है। जैसे ही मैंने कस्टम डोमेन खरीदा, मैंने ईमेल अकाउंट्स बनाई, मैंने अपने ईमेल अकाउंट्स को SPF, DMARC, DCM इस सब से वेरीफाई किया। उसके बाद मैं अपने कैंपेन टूल पे गई। कैंपेन टूल मैंने खरीदना है। पहला टूल मैंने खरीदा था डेटा एक्सट्रैक्शन के टाइम पे, जो कि अपोलो वगैरह कोई भी हो सकता है। अगर आप अपोलो खरीदते तो आपको $99 पड़ेगा। अगर आप इंस्टेंटली खरीदते तो वहाँ के भी 2 पैकेजेस है। $37 का आपका वो ग्रोथ पैकेज है, और हाइपर ग्रोथ पैकेज आपका $99 का है, ठीक है। मेरा सजेशन ये होता है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आप ग्रोथ पैकेज खरीद लें 1 महीने का। 1 महीने में आप 4 कैंपेन्स लॉन्च करें। एक कैंपेन की ड्यूरेशन आपकी 7 दिन की होती है, ठीक है, वीकेंड्स हटा के, तो 5 दिन की होती है। तो आपने 4 कैंपेन्स लॉन्च की, 4 कैंपेन्स में आपके 4 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के, आपको समझ आ गया कि किस तरीके से काम होना है। एक बार ग्रोथ पैकेज से आपने अपने हाथ साफ खरीद लिया, उसके बाद आप हाइपर ग्रोथ पैकेज खरीदें $99 का। अगर $200 में आपके महीने के 3000 ROI आते हैं तो क्या ही बुरा है, ठीक है। आपने कस्टम डोमेन खरीदा, आपने ईमेल अकाउंट्स बनाए, आपने ईमेल अकाउंट्स को वेरीफाई किया, टेक्निकल सारी चीज़ें की। उसके बाद आपने लिंक किया अपने कैंपेन सेंडिंग टूल से। अगर आप इंस्टेंटली खरीदते तो आपने इंस्टेंटली से लिंक किया। लिंक करने का एक प्रोसीजर है जो आप उनके ऐप पे भी जाके कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं, उनकी ट्यूटोरियल से यूट्यूब पे वो भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से आपको 2-3 APIs कॉपी करके पेस्ट करने होते हैं और कुछ भी नहीं होता। मुश्किल से 20 मिनट का काम है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने वार्म अप पे लगा देना है। वार्म अप पे लगाने के लिए आपको सिर्फ एक ऑप्शन क्लिक करना है, आपको एक टॉगल ऑफ से ऑन करना है। वो टॉगल आपने ऑन किया, 14 दिन बाद आपका वार्म अप हो जाएगा। जब आपका वार्म अप हो रहा होगा तब आप ऑब्जर्व करें, जो आपका जीमेल इनबॉक्स है, जो ईमेल का कस्टम ईमेल आपने खरीदी है, उस इनबॉक्स पे बहुत सारे सीरो ईमेल्स आ रहे होंगे, ठीक है। उन ईमेल्स का कोई सेंस नहीं होता, वो सिर्फ ईमेल्स आपकी ईमेल अकाउंट को मैच्योर करने के लिए भेजे जाते हैं, कि आपका ईमेल अकाउंट एक फ्लो ऑफ ईमेल्स आने के लिए या भेजने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। 14 दिन हो गए, आप दोबारा अपने कैंपेन सेंडिंग टूल पे आए। आप जैसे कि आप दोबारा इंस्टेंटली पे आए। इंस्टेंटली पे आपने सबसे पहले लीड्स की लिस्ट इंपोर्ट की, ठीक है। आपने लिस्ट निकाली थी मे बी 1000 लोगों की। आपने जब इंपोर्ट की तो उसमें से 300 लोग कट गए। जैसे कि मैंने बताया था कि 30% डेड का आप मार्जिन रखें। अब आपके पास बचे 700 ईमेल एड्रेसेस, ठीक है। उसमें से आपने फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे गए। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके आपने कैंपेन लिखना शुरू की, मतलब अपनी सीक्वेंस बनाना शुरू की, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब होता है सीरीज ऑफ ईमेल्स। अब यूजुअली सजेस्ट किया जाता है कि आप 4 ईमेल्स लिखें, ठीक है। पहली आपकी होती है मेन ऑफर ईमेल, ठीक है, जो आपका फर्स्ट ईमेल होता है। सेकंड आपका होता है फॉलोअप ईमेल। थर्ड आपका होता है सेकंड फॉलोअप ईमेल। फर्स्ट फॉलोअप ईमेल आपका सेकंड कोल्ड ईमेल होता है। थर्ड फॉलोअप ईमेल आपका सेकंड कोल्ड ईमेल होता है। एंड फोर्थ आपका होता है गुड बाय ईमेल, ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफर ईमेल का टेम्पलेट हमने बता दिया, जहाँ पे आप अपनी ऑफर प्रपोज कर रहे हैं। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सोशल प्रूफ, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ऑफर, सोशल प्रूफ, CTA, ख़त्म, ठीक है। प्रॉब्लम में आपने बताना है जो मसला वो फेस कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आपने बताना है कि ये सॉल्यूशन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल तहसीन साहब को जोड़ों के दर्द का मसला है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको जोड़ों के दर्द का मसला है, आपको नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप अनअवेयर हैं अपनी प्रॉब्लम का। मैंने आपको बताया भाई आपको जोड़ों के दर्द का मसला है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप सही से चल नहीं पाते, ठीक है। तो मैंने आपको अनप्रॉब्लम अवेयर से प्रॉब्लम अवेयर कर दिया। इसके बाद अब आपको नहीं पता था कि इसके लिए क्या हल होगा, तो मैंने कहा कि इसके लिए आप या तो जोड़ों के दर्द का मरहम लगा सकते हैं, या तो जोड़ों के दर्द का तेल लगा सकते हैं, या तो अपने जोड़े निकलवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 हमने आपके सामने ऑप्शंस रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने आपको अब सॉल्यूशन अवेयर कर दिया। पहले प्रॉब्लम अवेयर किया, फिर सॉल्यूशन अवेयर कर दिया। अब आपको पता करना है कि इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। तो आपने मुझे बोला कि निकलवाऊंगा तो मैं नहीं, बहुत बुरा लगूंगा, ठीक है। तेल भी मैं नहीं लगाऊंगा, चिपचिपा होता है, मैं मरहम लगा लेता हूँ, ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन सा स्पेसिफिक मरहम, कौन सी कंपनी का, कौन सी इफेक्टिवनेस का आपके लिए सूटेबल होगा, ठीक है।
तो आपने मुझसे पूछा कि भाई अब तुमने मुझे प्रॉब्लम अवेयर किया है, सॉल्यूशन अवेयर किया है, तो अब तुम मुझे स्पेसिफिक सॉल्यूशन अवेयर भी करे दो। तो मैंने फिर आपको ये मरहम बताया, मैंने फिर आपको बताया कि भाई आपके जोड़ों के दर्द का मसला है, ये जोड़ों के दर्द का मसले का ये हल है, और इस हलों में से आप ये वाला हल स्पेसिफिक यूज़ करें। मैंने आपको एक मरहम का नाम बता दिया, फॉर एग्जांपल हाशमानी मरहम, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाशमानी, वैसे हाशमानी नाम है, हम हाशमानी कर लेते हैं। हाशमानी मरहम आप लगाएं, ठीक है। अब आपने मुझे बोला कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, आपने बार्गेन किया मुझसे थोड़ा सा। मैंने बोला कि ये काम भी करेगा, ये सस्ता भी है, ये अफोर्डेबल भी है, ये आपके स्किन टाइप पे भी सूटेबल है। तो यहाँ पे क्या हो, थोड़ी सी बार्गेन हुई। ये एक यूजुअल सेल्स जर्नी होती है। यूजुअल सेल्स फनल में जब हम निकालते हैं तो हम इस तरीके से कहते हैं अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ठीक है। अवेयरनेस पहले क्रिएट की कि आपको प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट हमने आपकी क्यूरियोसिटी क्रिएट की कि भाई इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन, डिज़ायर अब उस क्यूरियोसिटी को हमने डिज़ायर, वो ख्वाहिश में कन्वर्ट किया कि आप इस सॉल्यूशन को लें और अपनी मुश्किल का हल पाएँ, ठीक है। और एक्शन, एट द एंड ऑफ द डे परचेज, एक्शन, ठीक है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। एक्शन पर हम आ गए। अब एक्शन पर जब आते हैं ना तो एक्शन की भी एक लंबी जर्नी है। अब इसमें नेगोशिएशन होती है, अब इसमें बार्गेनिंग होती है, अब इसमें फॉलोअप कॉल्स होती है, ये बहुत लंबी जर्नी है। अब लोगों को लगता है कि नेगोशिएशन का मतलब है कि अपनी बात मनवा लेना, सामने वाला खड्डे में जाए, जबकि अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी हाउ टू नेगोशिएट बाय सेली सवी, तो उसमें वो कहते हैं कि नेगोशिएशन का असली पर्पस होता है जब आप और सामने वाली पार्टी दोनों एक स्पेसिफिक पीस ऑफ स्टेट पे, स्टेट ऑफ माइंड पे बैठ जाएं। जब आप भी वो हैं, तसल्ली है आपको, मुझे भी तसल्ली है। फॉर एग्जांपल आपने मुझे ये माइक बेचना है, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि 100 रुपये का, ठीक है, मैं कह रही हूँ 50, आप कह रहे हैं कम करो, रोज़ लेते हैं, इतने का नहीं होता, ठीक है। अब हमने 70 पे बात तय की। अब आपको भी तसल्ली है, मुझे भी तसल्ली है। यहाँ पे हमारी एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन हुई, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट्स जब आपको एक हाई प्राइस कोट करते हैं तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स या तो मान जाते हैं कि चलो कुछ तो आ रहा है, ठीक है, या कुछ तो आ रहा है। प्राइस नेगोशिएशन बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो कुछ तो आ रहा है, हम मान जाते हैं। या दूसरा वो कहते हैं कि नहीं इतना नहीं होता, जाने देते हैं कि अल्लाह और देगा। एक तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, अल्लाह और देगा, ये अल्लाह और देगा, बट आपने भी मेहनत करनी है, ठीक है। तो नेगोशिएशन वाली जो होती है ना, वो मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि आप कभी भी ईमेल पे नहीं करें, आप हमेशा कॉल पे करें, क्योंकि कॉल कॉन्वर्सेशंस आर मच बेटर। वहाँ पे आप अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को ज़्यादा अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं, उससे अपनी बात अच्छे से समझा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईमेल्स तक तो सही है, हम कॉल्स पे बात नहीं कर सकते, मे बी बिकॉज हमें इंग्लिश नहीं आती, फ्लुएंसी नहीं है, या वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बट यकीन करें जो क्लाइंट्स है, स्पेसिफिकली गोरिया क्लाइंट्स, वो नहीं, दे डोंट केयर अबाउट योर फ्लुएंसी और इंग्लिश। ऑल दे केयर अबाउट इज़ कि हाउ यू कन्वर्ट योर मैसेज, हाउ यू कन्वे योर मैसेज टू दैम, ठीक है। अगर वो क्लैरिटी है आपकी मैसेजिंग में, मतलब मुझे आपको ये चीज़ बेचनी है, ये कैमरा बेचना है, ठीक है। अब मुझे ये क्लैरिटी देनी है कि भाई ये कैमरा कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कैसे यूज़ हो सकता है, और ये कैमरा आपको कितने अरसे तक यूज़ हो सकता है, बस। और मुझे कुछ बकवास नहीं करनी है इसके बारे में, फैंसी आपको कहना ही नहीं, कीप इट वेरी सिंपल। और उसको भी खरीदना होता है तो इतने ज़्यादा सवाल नहीं करता, बस उसको समझ में आ जाता है। उसे सिर्फ ये श्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि हम माशाल्लाह से पाकिस्तानियों ने अपनी रेपुटेशन इतनी अच्छी की हुई होती है, आइदर वो आपकी डोमेन रेपुटेशन हो कोल्ड ईमेल्स की, या वो आपकी जेनरिक रेपुटेशन हो एज अ फ्रीलांसर। हमारा कभी लाइटों का मसला, कभी इसका वाईफाई का मसला, हमारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर नहीं होते हैं, हमारी फाइवर की गिग्स पूरी उड़ जाती है दिनों के लिए, तो वो रेपुटेशन वैसे ही थोड़ी सी धुंधली है। तो क्लाइंट को बस आपको इतना सेटिस्फाई करना होता है कि मैं लंबे रेस का घोड़ा हूँ। एक बार आपने वो यकीन दिला दिया ना, उसके बाद उसने कहीं नहीं जाना और आपने भी कहीं नहीं जाना। ज़बरदस्ती तो पूरी जर्नी आपने उसको समराइज़ कर दिया। हाँ। और एक और पॉइंट है कि अगर किसी को ग्रुप में शेयर, जैसे आपका कोर्स है वो लेना चाहता है, हाँ। तो कैसे कनेक्ट करेगा आपके फेसबुक पे, लिंक्डइन पे? क्योंकि हमने भी लिंक्डइन पे किया था, आपने इग्नोर कर दिया, फिर फेसबुक पे ड्राइव हुआ। नहीं, फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको खुद रीच आउट किया था। ये तो रहेगी सस्पेंस के किसने किसको रीच आउट किया। नहीं, पहले मैंने किया था आपको, फिर आपने किया। तो अननोइंगली ये होता है, ये यूजुअली होता है कि लोग मुझे कहते हैं कि हमने आपको ईमेल किया, बट मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर आप मुझे ईमेल करें, ईमेल में अपना सुबह चेक करती हूँ, ठीक है, तो 24 घंटे का गैप आ गया, तो फेसबुक पे मैसेज ना करें नहीं चलेगा, बट आप करें। मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि एक एवरेज बंदा जब घर जाता है थक हार के, तो वो क्या कर रहा है सबसे पहले? या तो वो बीवी से बात करेगा, जल्दी नई शादी हुई होगी, या तो वो फेसबुक स्क्रॉल करेगा, ठीक है, या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेगा फॉर एंटरटेनमेंट। अगर आप उसके एंटरटेनमेंट के बीच में उसे एक DM दे दें, एक मैसेज कर दें, डायरेक्ट मैसेज
कि भाई आपकी कंपनी के बारे में हमने सुना है, लेट्स हॉप ऑन अ कॉल। या फिर आप मंजन भी नहीं बेचें, आप उसे सिर्फ ये बोलेंगे व्हाट डू यू डू। आप सिर्फ आइस ब्रेक करें। शुरू में आपका पर्पस सिर्फ होना चाहिए अटेंशन, अटेंशन के बाद रिटेंशन। एक बार अटेंशन गेन कर लिया, उसके बाद उस अटेंशन को डिटेन करना है। रिटेंशन कर लिया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब उस अटेंशन को खरीद लेना। रिटेन किया, रिटेन करने के बाद उस अटेंशन को खरीद लें, और ख़रीदने के बाद उस अटेंशन की सस्टेनेंस, मतलब उससे आप लाइफ लॉन्ग कितना सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अटेंशन, रिटेंशन, सब्सक्रिप्शन, सस्टेनेंस, ये 4 मेरा सेल्फ बिलीफ है, मेरा बनाया हुआ टोटका। अच्छा, तो जब कोल्ड ईमेल्स को मैंने जाना और मैंने ट्राई किया तो मुझे लगता था कि कोल्ड ईमेल्स का 3% कन्वर्जन रेट है जो स्टैंडर्ड कहता है, बट मेरे लिए वो 12% तक गया। ठीक है, फिर मैंने कन्वर्जन रेट की बात कर, हाँ कन्वर्जन रेट की बात कर रही हूँ मैंने। कोल्ड ईमेल्स का यूजुअल कन्वर्जन रेट एवरेज स्टैंडर्ड रेट्स के हिसाब से 3% है, बट मेरा 12% तक जाता था। ठीक है, तो अब मैं लोगों के लिए नहीं कह सकती क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है, हाँ वेरी करता है। लेकिन जब मैंने कोल्ड डीएम्स ट्राई किए, मैंने आपसे कहा था ना तहसीन साहब कि हम कोल्ड आउटरीच पे बात करेंगे, तो लोगों को लगता है कि कोल्ड डीएम्स ही सब कुछ है, कोल्ड ईमेल्स ही सब कुछ है। अब फिर एक नई चीज़ आई है कोल्ड कॉल्स, लेकिन इसके अलावा भी जहाँ और हैं, इसके अलावा हमारे पास आते हैं कोल्ड डीएम्स। कोल्ड डीएम्स का जो पोटेंशियल है लोगों ने अभी तक उसे रिकग्नाइज ही नहीं किया है। मैं कहती हूँ कोल्ड डीएम्स का जो कन्वर्जन रेट है वो 100% है, सक्सेस रेट 100% है। ये लिंक्डइन की बात कर रही है या फेसबुक की या सारे? लिंक्डइन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना लिंक्डइन पे आपको उस बंदे की परमिशन चाहिए होती है टू मैसेज हिम और हर। ठीक है, तो उसमें जब तक वो कनेक्टेड नहीं होगा आप नहीं कर सकते। उस पर भी हम इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो बात करेंगे। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जहाँ पे भी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो आप यकीन करें हर आधे घंटे पे अपना इनबॉक्स चेक करते हैं। मे बी वो सबको रिप्लाई नहीं करें, अब एक 30 मिलियन पे बंदा बैठा है तो वो सबको रिप्लाई तो नहीं करेगा, बट वो यूं धड़ाम से स्क्रॉल करके देखेगा कि कोई काम का मैसेज तो नहीं है। बिकॉज जितनी भी ब्रांड डील्स होती है, जितनी भी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, वो उनको 2 ही चैनल से मिलती है, या ईमेल या डीएम। ठीक है, अब ईमेल्स पे सब नहीं गए थे, डीएम्स के थ्रू कर लेते हैं, तो उनका डीएम से बिजनेस आता है, इसलिए वो अपने डीएम्स चेक करते हैं। अब मेरा सीरियल्स स्कूल की जो मैंने बात की थी, वहाँ पे हम हर वीकेंड सेशन करते हैं और हर वीकेंड हम एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाते हैं। अब मुझे ये था कि फ्री में 1 घंटा वीकेंड के दिन कौन देगा अपना, जैसे हम भी वीकेंड के दिन बैठे हुए, बट आपको भी कुछ गेन है, मुझे भी कुछ गेन है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि 1 घंटा इंटरनेशनल पाकिस्तानी तो चलो बंदे के हिसाब से मेरे ही मुल्क का बंदा है कर देगा, गोरा क्यों देगा। ठीक है, तो फिर मैंने लोगों को रीच आउट करना शुरू किया और मैंने थोड़ी सी अपनी ऑफर फैंसी कर दी कि एक तो ये सोशल वर्क है कि आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को, जो वर्ल्ड वाइड हमारी थर्ड ग्रोइंग है ना फ्रीलांसिंग कम्युनिटी, तो उनको आप हेल्प कर रहे हैं। सेकंड चीज़ के लोग आपको जानेंगे, 55,000 लोग आपको पहचानेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी ऑडियंस गेन होगी। थर्ड कि मैं आपको टैग करूँगी, हमारे जितना भी ये मास्टर क्लास होगी, जो वीकेंड सेशन होगा, वो मैं अपने लिंक्डइन पर लाइव फीचर करूँगी। मतलब वो तो 5,000 लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन साथ में और मेरे 55,000 फॉलोइंग भी आपको देख रही है। ठीक है, तो ऐसी कुछ लालच देके, कुछ रीइंफोर्समेंट्स देके मैंने गोरे लोगों को रीच आउट किया एंड अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया। ऑल इट टेक्स यू कि आप किस तरीके से अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छे से हुक और एक अच्छे से मैसेज के साथ अपनी ऑफर दे रहे हैं ना, तो नो वन वुड डिसएग्री, नो वन वुड बॉदर टू इग्नोर यू, बिकॉज वो जो है ना स्पेस, वहाँ पे कोई और रीच आउट नहीं करा। डीएम्स आपने कभी सुना है कोल्ड डीएम्स का नाम? आई एम नॉट श्योर कोल्ड डीएम्स कोई करता भी होगा। तो मैंने जब ये चीज़ एक्सप्लोर की तो मैंने इस पर एक ई बुक लिखी। ये करती भी होंगे तो बहुत ज़्यादा 50 एक साथ कर दिए। हाँ, तो अब ये ना इसमें बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बिकॉज वो जो वक्त होता है ना वो लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। लिंक्डइन बंदा खोलता है बिजनेस के लिए, काम के लिए, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक बंदा खोलता है रील्स देखने के लिए या थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। वहाँ पे भी आप उसे काम की बात करो तो वो थक जाएगा। तो आपको काम की बात उस एंटरटेनिंग अंदाज से करनी है कि वो थके भी नहीं, और वो मे भी आपको ऐसा बोल देंगे चले फिर कल जब मैं दोबारा काम पे जाऊँगा, अपने वर्क डेस्क पे होऊंगा तो मैं आपसे दोबारा रब्ता करूँगा। द ओनली पॉइंट इज कि आपको उसका 1 मिनट का टेंशन लेना है बस। तो इसमें कोई ज़्यादा मसले नहीं आते? फेसबुक ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन तो इसमें तो कुछ भी नहीं होता, यही तो बात है ना। इसमें आपको डोमेन खरीदना है, ना इसमें आपको एक लंबी चौड़ी ईमेल लिखनी है, ना इसमें आपको नंबर्स देखने के कितना ओपन रेट आया, होती है, दिन की लिमिट्स होती है, कितना सक्सेस रेट आया, कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको स्पैम नहीं करना, क्योंकि अच्छा प्रोफाइल का भी डिफरेंस है। मैंने आपको कहा ना कि मैं अपने इंस्टाग्राम से डीएम्स कर रही होती हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम पे 6,800 फॉलोअर्स है, कोई बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है,
मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी गेन पोजीशन पे नहीं हूँ मैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, लेकिन क्योंकि मेरी प्रोफाइल पब्लिक है तो लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या काम करिए। बट तहसीन साहब, अगर आज आप अपनी प्रोफाइल से या हिबा अपनी प्रोफाइल से भी करे तो कोई मना नहीं करेगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है लड़की करे लड़का नहीं करे, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू मेंटेन दैट टाइप ऑफ एथिक कि आप वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करें, तो कोई मना नहीं करेगा। वो आपको रिप्लाई देंगे। रिप्लाई अगर नहीं भी दिया तो एटलीस्ट सीन करेंगे। और इंस्टाग्राम और इस पर ये होता है, फेसबुक पे ये होता है कि दो चीज़ें होती है, या तो आप रिप्लाई करें मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके, या तो आप सीन पे छोड़ दें। अगर आप सीन पे छोड़ दें तो दोबारा फॉलोअप कर सकते हैं, और अगर आप रिप्लाई देते हैं तो और ही अच्छी बात है। और उस पर भी सेल जनरेट हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स लेने के लिए नहीं जाते। ईमेल से कंपेयर करें, देखिए मैंने आपको बताया कि डीएम्स पे हम सेल्स लेने के लिए नहीं जाते। हम काम के लिए नहीं जाते, हम कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जाते हैं, हम वो रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए जाते हैं। वो बस आपका नाम याद कर लें, आप उसका नाम याद कर लो। अब एक बार इंस्टाग्राम से आपकी सरसरी से मुलाकात हो गई, उसके बाद आप उसे लिंक्डइन पे रीच आउट करो। लिंक्डइन पे मे बी वो आपको नहीं करे, वहाँ पे मे बी आपका सक्सेस रेट 3% हो, इंस्टाग्राम पे आपका 100% सक्सेस रेट है। नेम रिकॉल है ना, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है, बट नाम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मुझे जितने लोग नेहा के नाम से जानते हैं ना, आप सैस कहती हैं, आप सास कहती हैं, आप सास वाली हैं, मुझे लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि मेरा नाम है नेहा शफीक और नीचे लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे सैस मार्केटर। तो ये नेम रिकॉल, जब वो रोज़ रात को 10 बजे मेरा लिंक्डइन पे पोस्ट देखते हैं, अगर एक दिन भी मैं पोस्ट नहीं करूँ तो मुझे एटलीस्ट एक बंदा तो मैसेज करता है, खैरियत है बहन, पोस्ट क्यों नहीं किया। एक दिन में क्या, मेरे ख्याल तो आपके तो 2-3 आवर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि जब से मैंने, क्योंकि आप बहुत टाइम बाद खोलते होंगे ना, तो आपको ऐसा दिखता होगा। मेरा दिन का रोज एक पोस्ट होता है, वीकेंड्स पे मैं नहीं करती। तो वो क्या उसको ज्वाइन करके दिखाता है फिर एक साथ मुझे? अच्छा, ऐसा होता है कि अगर आपने मुझे नया फॉलो किया होगा ना, मतलब रिसेंटली फॉलो किया होगा, तो वो ज़्यादा मेरा कंटेंट आपको दिखाता है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है। क्योंकि हम लोगों ने शायद अभी कनेक्ट किया, तो मैं जब भी पोस्ट कर रहा था तो आपकी पोस्ट आ रही थी। तो रिसेंटली कनेक्ट होता है ना, तो वो आपको दिखाता है कि इस बंदे ने ये भी किया है, इस बंदे ने ये भी पोस्ट किया है। तो उसके तो इससे तो ज़्यादा उसका ज़्यादा रिकॉल हो जाता है ना नेम। जैसे मैंने जब आपको आज बैठी, मैंने कहा मुझे नाम याद हो गया आपका यार, क्योंकि वो रिकॉल इतना ज़्यादा करा रहा था, ज़्यादा तो कनेक्शन बिल्ड होने की वजह से करा था। तो ये भी एक आपके पास एक बिजनेस का एक आइडिया अच्छा है, स्ट्रेटजी अच्छी है कि आप उनको मैसेज करके उनके हाल चाल पूछते रहें, या अगर उनकी पोस्ट पे लाइक कमेंट करते हैं, साथ में डीएम भी कर दिया कि हाँ यार मुझे उसकी कोई ना कोई तो पोस्टिंग कर ही रहे होंगे। मैं आपको अभी बताती हूँ, आज सुबह ही मैं रील देख रही थी, कार्तिक आर्यन इंडियन एक्टर है वो, कपिल शर्मा के शो पे आए हुए थे, आपको पता होगा वो कौन है। तो वहाँ पे एक लड़की आई, उन्होंने अपना नाम का इल्हाम नाम था उनका, तो उन्होंने ऐसे कहा कि आप मुझे जानते हैं कार्तिक आर्यन। तो उन्होंने कहा कि ये बंदी मेरे हर अवार्ड फंक्शन पे, हर फिल्म प्रमोशन पे, हर जगह होती है। मैं एयरपोर्ट से निकलता हूँ, पेप्स के साथ ये खड़ी होती है। और उस बंदी को उन्होंने ऑन द स्पॉट एज हिज पर्सनल असिस्टेंट हायर कर लिया। तो यहाँ पे बात है कि अगर आप एक बंदे के पीछे लगे हुए ना, अगर आप उसे स्पाई कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप स्पैम करो, बट आप उसे स्पाई करो। आप वहाँ जाओ जहाँ वो हैंग आउट करते हैं। आपको लगता होगा कि गोरे सिर्फ या तो लिंक्डइन पे होते हैं या तो अपने काम पे होते, बट नहीं, गोरे जो हैं वो ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कोरा, रेडिट के फोरम्स है जहाँ पे बहुत बिजनेस कम्युनिटी जाके हैंग आउट करती है, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछती है, डिस्कशंस करती है। लिंक्डइन पर ऐसे बहुत सारी लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे बहुत सारे लाइव इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। एक बहुत अच्छा ऐप है क्लब हाउस। क्लब हाउस पे क्या होता है, क्लब हाउस पे दुनिया भर से लोग अनोनिमसली कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप क्लब हाउस खोलें ना, तो अभी क्लब हाउस में कोई कॉल चल रही होगी रैंडम, और आप वो ज्वाइन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो वो रैंडमली दुनिया भर से लोग, आपको अफ्रीका से, इंडोनेशिया से, यूएस से, हर जगह से लोग मिलेंगे। तो द पर्पस इज़ बेसिकली टू मीट पीपल विदाउट नोइंग दैम। बस आपको वो जो डिस्कशन चल रहा होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, और वो ऑटोमेटिकली है ना, वो माइक रोटेट होता है। ये माइक आपके पास है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है। तो वो आपको कोई जज नहीं कर रहा, कोई आपका नाम नहीं जानता, आपकी शक्ल नहीं जानता, बस आपको उस कॉन्वर्जेशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है बस। वो कोई जनरल डिस्कशन होती है, जनरल डिस्कशन। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप कहते हैं कि मैं अपने गोरे को, अपने प्रोस्पेक्ट को सिर्फ लिंक्डइन पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, नहीं, आप उसे स्पाई करिए वो जा कहाँ रहे। अगर उसका मोबाइल है तो वो मोबाइल पे किन किन ऐप्स पे जा रहे हैं। जैसे हमारे मोबाइल की जर्नी होती है ना, व्हाट्सएप से फेसबुक, फेसबुक से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से टिकटॉक, और रात को सो जाना। ऐसे जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो गोरे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखती हैं जहाँ पे लोग नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेंगे? हम उसकी जर्नी या उसके जो प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पे यूएस के अंदर अगर हम बात करते हैं, उसके सारे प्लेटफॉर्म्स कैसे निकालेंगे, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अच्छा, तो पहले तो ये है कि यूएस लोगों को लगता है कि
क्योंकि एक सुपर पावर है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ यूएस, ऐसा नहीं है। कुवैत, कतर, यूएई, यहाँ से जो आपको अच्छा बिजनेस मिल सकता है, अभी भी लोगों ने उसका पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं किया है। इनफैक्ट पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तानियों को हायर करें, और वो बहुत अच्छी टर्म्स पे पाकिस्तानियों को हायर करते हैं। सिमिलरली पीपल लिविंग इन KSA सऊदी अरब, वहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो मुस्लिम्स को, मुस्लिम कम्युनिटी को इनकरेज करें, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं जहाँ पे आप अनफेयर एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे कि लोग मुझे कहते हैं कि आप अपनी शक्ल डालती हैं क्योंकि आप थोड़ी सी गुड लुकिंग है, तो अगर मैं हूँ तो मैं क्यों नहीं डालूँ? अगर है ग्लैमर या फिर अगर लुक्स हैं तो मैं क्यों कैश नहीं करूँ? अगर आपको लगता है, अगर मुझे लगता है कि मैंने अर्ली स्टार्ट किया, मैंने 20 साल में स्टार्ट करके अपने लिए एक अनफेयर एडवांटेज क्रिएट किया है, तो मैं उसे क्यों यूज़ नहीं करूँ? मैं अपने हर पोस्ट का स्टार्ट इससे करती हूँ कि आई स्टार्टेड एट 20, आई स्टार्टेड वेरी अर्ली, तो मैं क्यों उसे मैंशन नहीं करूँ? मेरा एकरा यूनिवर्सिटी में सेशन हुआ था रिसेंटली, और वहाँ पे जब मैंने अपना बताया कि आई एम 20, तो लोगों की चीखें निकल गई, क्योंकि मेरी ही एज ग्रुप से लोग वहाँ बैठे हुए थे। एंड वो भी सोच रहे होंगे, नहीं कहूँगी मैं, बट वो हिट होता है, वो हिट होता है कि भाई ये 20 में खड़े होके हमें ज्ञान दे रही है और हमने क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में। तो वो गल्प डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे फैक्ट कि 20 साल में इस बंदी ने ये उखाड़ा है और हमने नहीं उखाड़ा। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज है, तैसी ना अगर आपको लगता है कि अगर आप एक प्रिविलेज्ड घर में पैदा हुए हो तो आप क्यों उसका एडवांटेज यूज़ नहीं करो? अगर आपके बाप के पास पैसा है और आपका बाप का पैसा आपको इन्वेस्टमेंट में बैक कर रहा है, तो आप उसे क्यों यूज़ नहीं करो? आप कहो सीना ठोक के, हाँ बाप का पैसा है, मैं यूज़ करूँगा, लेकिन मैं अयाशी नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप अनफेयर एडवांटेज को यूज़ करो। लेना चाहिए, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर है तो लो। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं मेरी एज ग्रुप में, या फिर लड़कियों के लिए यूजुअली इट्स वेरी इजी, बिकॉज वो इजी हो जाता है, लड़कियों के लिए काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो लड़कियों के लिए कॉलेज मैट्रिक के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो एक सेटल्ड मैन के साथ लाइफ कंटिन्यू करें, या फिर वो थोड़े से धक्के वक्के खाएं और खुद इंडिपेंडेंसी की तरफ जाएँ। तो अगर आप सेटल्ड बंदे के साथ भी जाते हो तो कोई इसमें बुराई नहीं है, अगर वो आपको हेल्प कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे गोल तो वही है, अगर वो आपको हेल्प कर रहा है, अगर वो आपकी सपोर्ट कर रहा है गोल्स को, तो क्या ही मसला है भाई। लेकिन तकरीबन भी कैरियर स्टार्ट करके ग्रोथ करने में 10 से 15 साल तो लग ही जाते हैं। असल में ना हमारी ईगो आ जाती है। लोग कहते हैं मेल ईगो, बट फीमेल ईगो भी उतनी है। नहीं, मैं उसका एहसान कैसे लूँ, मैं उसके सपोर्ट को क्यों? मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप कोई अनफेयर एडवांटेज को गलत तरीके से यूटिलाइज़ करो, बट अगर आपको लगता है कि आपके पास एक चीज़ है जो दूसरों के पास मे बी नहीं है, या आपके पास वो चीज़ दूसरों से बेहतर है, तो कहो कि हाँ है, क्यों निगलेक्ट करना, क्यों मना करना? ईमेल मार्केटिंग से कोल्ड ईमेल पर आ गए थे, ड्राइव करके आपने करेक्ट किया कि भाई ये डिफरेंट एरिया है, ये डिफरेंट। इस पूरे एरिया में जिसमें हमने भी वर्ड्स को गलत यूज़ कर रहे थे कि ईमेल मार्केटिंग, हमने कहा नहीं, ईमेल मार्केटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब करे हुए होते हैं वो आपके साथ होते हैं। हम कोल्ड ईमेल की बात करें जिसमें वो आपको जानते नहीं है, फिर आपने उसका प्रोसेस बताया पूरा। इन पूरी ओवरऑल 1-1.5 घंटे में हमने डिस्कशन किया, इसमें कोई चीज़ ऐसे मिस कर दिया। एंड देन सेकेंड आप ऐड ऑन कर सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन के, जैसे आपने बताया फेसबुक से भी आप रीच आउट कर सकते हो, तो उसको भी थोड़ा सा समर कर देना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हमारे पास कमेंट आते हैं तो हम उसके ऊपर एक अलग सेशन रख लेंगे, फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, या फेसबुक पे हम कोल्ड मैसेजेस पर रख लेंगे, लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेजेस पर रखेंगे। पर अभी क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा ईमेल पर है, तो ईमेल पर अगर आप कोई ऐसा पॉइंट डिस्कस करना चाहें जो कि रह गया हो। अच्छा, तो वैसे तो कोल्ड ईमेलिंग खुद भी इतना ज़्यादा वास्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझसे अगर 100 सवाल भी कर लें, ग्रुप पे कर लें या कॉल के दौरान कर लें, मैं आपको वर्बली जितना भी ज्ञान दे दूँ, जब तक आप वो खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, आप जब तक खुद हटकेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि समझदार वो हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखें, बट कोल्ड ईमेलिंग या जब आप कोई ऐसी नई चीज़ ट्राई करते हैं ना, टेक्निकल चीज़, जहाँ वहाँ पर आपको खुद अटकना होता है, आपको अटक के खुद समझना होता है। अगर आप समझने के लिए गाइडेंस ले लें और इसके बाद आप खुद उसे हल करें ना, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है कि मैं यहाँ पे अटका, मैंने गाइडेंस ली, बट मैंने इसे खुद सॉल्व किया। इसके अलावा आई फील कि 3 मेजर चीज़ें हैं जहाँ पे लोग अटकते हैं। एक तो भाई कि हम स्टार्ट करें तो इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास, ये जो यूजुअली हमारा मसला होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो भाई अगर आप पार्टनरशिप पे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक बॉटम लाइनर है और आप किसी फाइन लाइनर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरा ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट किसी से बोरो कर सकते हैं, क्योंकि ROI तो देखें आना ही है, मे बी वो पहले महीने नहीं आए, क्योंकि पहले महीने मैं खुद लोगों को कहती हूँ कि ट्रायल एंड एरर है। अगर आप दूसरे महीने तीसरे महीने आप उसे कहते हैं कि मैं आपको इतना ROI ला के दूँगा, या फिर आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाएँ,
जो ऑलरेडी एड्स रन कर रहा है। और एड्स का यूजुअल ROI कितना होता है आपको भी पता है, 2.5% का मुझे भी पता है, ठीक है। वो पागलों की तरह एक बार वो एडिक्शन है एड्स चलाना, PPC, एक बार आप उसे में चले जाते हैं, फिर आप चलाए जाते हैं, रिजल्ट आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आप बुरे गंदे से गंदे ROI पे भी एड्स चला रहे होते हैं। तो कोल्ड ईमेलिंग में अगर आप 1-2 महीना कुछ ना कमाएं या कुछ ना गेन करें तो भी ये यूज़फुल होता है, बिकॉज 3 महीने बाद आपका जब ईमेल अकाउंट मैच्योर हो जाता है, नर्चर हो जाता है, फिर तो वो आपको रिजल्ट्स ला के देता ही है, ठीक है। दूसरी इसमें चीज़ ये होती है कोल्ड ईमेलिंग में लोग जहाँ बहुत ज़्यादा अटकते हैं कि हम ईमेल्स कैसे लिखें, ठीक है। तो ईमेल्स लिखने के लिए देखें आपको परफेक्ट नहीं होना पड़ता, आपके पास ChatGPT है, आपके पास इंस्पिरेशन है, आपके पास टेम्पलेट की पूरी लाइब्रेरी है, ठीक है। आपको बस शुरू करना होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हार्डेस्ट होता है, उसके बाद तो जर्नी आसान है। और परफेक्शन की तरफ आपने नहीं जाना, आपने फैंसी नहीं करना, आपने बहुत ही सिंपल लिखना है। भाई आपके पास जोड़ों के दर्द का मसला है, मेरे पास जोड़ों का मरहम है, ख़त्म बात, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे होती है कि लोग नंबर्स नहीं ट्रैक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम नंबर्स में यूजुअली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए हम नंबर्स को छोड़ के हम देखते गलती कहाँ पर हुई। भाई गलती यहाँ पर हुई कि आपने जो ईमेल कैंपेन भेजी थी वो रात के 2 बजे भेजी थी, कौन ही उठ के देखता, वो उठता, नोटिफिकेशन आया, वो आपको गाली देता, वो आप सो जाता, तुमने मुझे रात के 2 बजे ईमेल भेजी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मसला होता है कि लोग है ना 3 मैट्रिक्स होते हैं जो कोल्ड ईमेल्स में देखना होता है। एक आपका होता है ओपन रेट कि कितना % ईमेल आपकी खुली, दूसरा होता है क्लिक रेट, वो भी पता है कितना होना चाहिए, हाँ, 25%, वो वेरी करता है, ठीक है। मेरा जो था वो 80% होता था, बट अगर आप अच्छी ईमेल्स लिखते हो तो आपको एटलीस्ट 40% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्लिक रेट, ईमेल ओपन हुई, क्योंकि पहला अचीवमेंट तो होता है ईमेल खुलवाना, ईमेल खुलवा लिया, उसके बाद आपका होता है क्लिक रेट, ईमेल में जो आपने लिंक डाली है वो क्लिक हुई ना हुई, ठीक है, क्योंकि वो यूजुअली वो लिंक होती है या तो आपकी वेबसाइट की, या तो कैलेंडर के लिंक की, ठीक है, या तो आपके पोर्टफोलियो की, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं ना अपनी पोर्टफोलियो से अटैच कर रहे होते हैं। आज के दौर में इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी का लोग ख्याल रखते हैं कि वो अपनी ईमेल एड्रेस भी नहीं शेयर करते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक पूरा ड्राइव का फोल्डर आपका डाउनलोड करेंगे और उसमें से फ़िल्टर आउट करेंगे, अच्छा इसका ये सैम्पल अच्छा है राइटिंग का, मैं ये देख लेता हूँ। आप क्यों उससे मेहनत करवा रहे हैं? आप जितना चीज़ों को आसान रखेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होगी, ठीक है। और तीसरा आपका मैट्रिक होता है कन्वर्जन रेट, ठीक है, ओपन रेट, क्लिक रेट और कन्वर्जन, ठीक है। ओपन हो गया, क्लिक हो गया, उसके बाद आते हैं कि कितना % क्लोज हुआ। अगर आपका ओपन हो रहा है, क्लिक हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो मसला ये है कि आपकी नेगोशिएशन में या बार्गेनिंग में मसला है। अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके सब्जेक्ट लाइन में मसला है। अगर आपका ओपन हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके ईमेल में कोई ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई ऐसी सस्पिशियस थिंग है जो उसको वो कर रही है कि नहीं ये लिंक नहीं खोलना, ठीक है। तो आपको देखना होता है कि क्यों नहीं हो रहा, मसला कहाँ पे आ रहा है, वो मसले की वजह क्या है। डन हो गया। कोई आने से पहले दिमाग में आ रहा था कि यार जाएंगे और पॉडकास्ट में ये वाला सवाल आएगा, कोई ऐसा सवाल दिमाग में था जो मैंने नहीं किया? जैसे फीमेल का मैंने अक्सर पूछा, वो कहती है यार हमें आने से पहले खौफ था बहुत ज़्यादा कि क्या होगा, तो ये ज़्यादा चीज़ें थी, तो वो खौफ अच्छा, मुझे ना बहुत खौफ तो नहीं था मुझे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं साइकोलॉजी के, मुझे है ना, मैं आपको पता है पॉडकास्ट देख रही हूँ, आज 3 साल हो गए मुझे पॉडकास्ट देखते हुए। मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ से मेरे घर से 20 मिनट दूर है, तो मैं पहले वैन में जाती थी, तो आपको पता है 20 मिनट का रास्ता वो 1.5 घंटे का होता था। तो मैं अपने ना यूट्यूब में, फ़ोन में भी, आपको पता होगा मेरी स्टोरेज फुल हो गई, बिकॉज मेरे यूट्यूब में डाउनलोडेड कुछ पॉडकास्ट से 655 पॉडकास्ट है जो अभी इस वक्त डाउनलोडेड है। और मैं गोरों के, इंडियंस के कौन से पॉडकास्ट मैंने नहीं देखे होंगे, मैं ताबिश के पॉडकास्ट देखती हूँ, मैं रणवीर अलाहाबादिया यूट्यूब इंडिया के जो है उनके देखती हूँ, मैं हमारे पास राजीव गोयल के पॉडकास्ट देखती हूँ, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, मैं राज शमानी के पॉडकास्ट देखती हूँ। मैंने हर चीज़ पे पॉडकास्ट देखा है, चाहे वो न्यूरो साइकोलॉजी हो, लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, सेक्सोलॉजी हो, हर चीज़ पे मैंने पॉडकास्ट देखा है। तो जब इतनी चीज़ एक चीज़ का आप इतनी शिद्दत से प्यार करते हो, वो चीज़ जब ऑफ़र होती है ना, तो उस लेवल की खुशी अलग होती है। खौफ तो नहीं था मुझे, बस ऐसा था कि मे बी ये ऐसा कोई कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछ ले जिससे मुझे वो हिट हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए। बट या द पॉडकास्ट वाज वेरी गुड, आई लव्ड इट, स्पेशली द क्वेश्चंस वर वेरी स्मार्ट। लेकिन हमारा जो पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव भी ये होता है कि हम इधर उधर की कोई भी बात अनस्क्रिप्टेड नहीं था, अनलाइक द मेनी ऑफर्ड। और आपने एक चीज़ और देखी, क्योंकि हम सियासत का नहीं लिया, हमने कोई इधर उधर की बात नहीं करते, तो ऑब्जेक्टिव जो टाइटल हम पहले डिसाइड कर देते हैं हम उसी पे रहे। इसमें बल्कि एड ऑन हो गया, क्लिकबेट नहीं होता। हाँ, इसमें फिर हम थोड़ा सा एड ऑन करा अपने कि लिंक्डइन भी है, द अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो देयर, फेसबुक भी है, आप DM भी कर सकते हैं, तो हमने उसके रेलिवेंसी, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव अपने ऑब्जेक्टिव से नहीं हटते, अगर हटेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो इस पॉडकास्ट करने का मकसद ये
होता है कि जो एक्सपीरियंस है द टू वे, बिकॉज ईमेल मार्केटिंग मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, देन हम डिस्कस करें एंड देन द पीपल जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि यार क्या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी स्टिल अवेलेबल, जो मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों के लिए है। अगर यूएस में काम करना चाहते हैं फ्री में ईमेल मार्केटिंग करें, बाकी फेसबुक के पढ़े चक्कर में अगर पैसे हैं आप तो अगर उड़ाना चाहते हैं उड़ाएं। आप सिर्फ आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, आपको चाहिए गोरा। अब वो गोरा आप ईमेल लिखें, टेक्स्ट करें, कॉल करें, उसके घर में चिट्ठी डालें, अब वो आपके ऊपर है, कबूतर भेजें, अब वो आपके ऊपर है। और सबसे आसान और सस्ता तरीका मैंने खुद भी आपको रिसर्च करके एक आर्टिकल से फाइंड आउट किया था, उसमें आपका टॉप रेटेड आ रहा था कि आप नेहा जो है वो मतलब आग भी लगी हुई थी उसके ऊपर, आगे ना बहुत सारी आगे लगी हुई, तो टॉप रेटेड चल रहा है वो। तो मैंने कहा आपको फेविकॉन ने मुझे, फेविकॉन इंटरनेशनल मैगजीन है जो क्रिएटर्स को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करती है, तो फेविकॉन ने मुझे आज से 2 साल पहले पाकिस्तान यंगेस्ट लिंक्डइन क्रिएटर के थ्रू के तौर पे रिकग्नाइज किया था। और मुझे ये भी समझ नहीं आता ना कि हमने 20 साल की उम्र में ये 40 साल का तजुर्बा उठाया कैसे, क्योंकि इतना मुश्किल होता है कि जब मैंने भी स्टार्ट करा था ईमेल मार्केटिंग, जैसे आप अभी 2-2 मिनट में बता के चले गए, वार्म अप करना है, डोमेन की आईडी, वर्क स्पेस लेना है, वो DSK लगाना है, वो मैं जब गूगल पे जाके सर्च करता था तो मुझे पूरा दिन लगता था, जो आप मिनटों में बता के गए। और मुझे आइडिया है कि 2-3 दिन तक वो एक्टिव नहीं होती हैं चीज़ें, तो वो जो सुन रहा होगा वो समझ रहा होगा कि यार ये तो बच्चों वाला काम है, बट टेक टाइम। और आपने इतना बड़ा अगर 4 साल भी लगाया तो मैं कहता हूँ कि 1 से 2 साल तो सिर्फ समझने में लग जाते हैं पीछे मैकेनिज्म ईमेल मार्केटिंग का चल कैसा रहा, इसके पीछे स्पैम हुई तो हुई क्यों नहीं, क्लिक क्यों नहीं पड़ा, किस एरिया में गलती कर दी, हमारा टाइटल क्यों नहीं ठीक गया। तो ये बहुत ही डिटेल में है, जिसको आपने बहुत ही आराम और बड़े आसान अल्फाज में और माशाल्लाह से बड़ी सीरीज उर्दू में बताया, और मैं आई थिंक लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आई थिंक इसका सक्सेस ये है, इसका रीज़न ये है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जुगाड़ू हूँ, लोगों को लगेगा नहीं बट मैं बहुत ज़्यादा जुगाड़ू। मुझे बात करके आइडिया हो गया। हाँ, अगर एक चीज़ नहीं होती ना मुझसे, मैं यहाँ से कान पकड़ने की जगह यहाँ से कान पकड़ती हूँ। नहीं, वो मुझे आइडिया हो गया है। वो जब आपने लिंक्डइन के मैसेजेस का बताया, देन फेसबुक के मैसेज का बताया, तो मुझे आइडिया हो गया था कि क्योंकि मुझे अभी भी मेरा दिल करता है कि मैं भी ईमेल मार्केटिंग में बात करूँ, मुझे इंटरनली जाना था, लेकिन वो जा नहीं सकते क्योंकि एक तो लोग टाइम भी देखते हैं कि यार 3 घंटे का हो गया, नहीं इतना टाइम नहीं है। क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे पास कमेंट आते हैं तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करता हूँ, जिसमें आपने कहा कि सिंपल रखना है। जैसे हमारे पास टेम्पलेट्स बनी हुई आ जाती हैं, इसमें अगर हम ChatGPT से बात करते हैं तो उनसे जो टेम्पलेट निकल के आ रही है उसमें शॉर्टर करने का, लॉन्ग करने का, इसके ऊपर हम एक डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम जैसे डोमेन, डिफरेंट डोमेन के साथ वार्म अप करेगा तो एक उस पर पूरा एक जर्नी हमारा डिस्कशन चलेगा कि फर्स्ट कौन सा रखें, थर्ड कैसे रखें, फोर्थ कौन सा रखें, जिसमें मैंने अभी बिल्कुल भी सवाल नहीं किया। परसेंटेज में सिर्फ मैं ऊपर से निकल के आ गया था, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। क्लिक रेट थ्रू उसका क्या आ रहा है और क्लिक रेट थ्रू नहीं आ रहा है, क्लिक क्यों नहीं आ रहा। और जिसमें आपने एक दफ़ा बोला था, उसमें मैंने दोबारा कमेंट नहीं किया, इसमें कहा था कि टेक ऑफ, यानी कि डिलीट करना है उनको। अगर आपको याद हो, आपने कहा था कि भाई अगर हमने ईमेल करा और उसका रिप्लाई नहीं आ रहा तो गुड बाय करना उसका। गुड बाय पे मैं वो बता देती हूं, मैंने उसमें सवाल नहीं किया था कि मैंने कहा फिर लंबा हो जाएगा। अगर यूजुअली आपको पता है, मेरा स्ट्रेंज लगे आपको सुन के, बट मेरा 60 to 70% जो रिप्लाई आता है ना, वो पहली ईमेल पे नहीं आता, दूसरी तीसरी पे भी नहीं आता, वो गुड बाय ईमेल पे आता है। क्योंकि वो पता है मैं कैसे लिखती हूँ, वो मैं ऐसे लिखती हूँ, Hey John, I know you're busy, but this is something I have been genuinely trying to reach out to you for, and since you're busy and you have not replied to my very few emails, तो मैं चाहती हूँ कि I close this conversation, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल सटल तरीके में conversation close करने का उसे कह देती हूँ, और मैं कहती हूँ I look forward to work with you in future if possible। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि यार ये बंदा मेरे पीछे नहीं पड़ा, ये बंदे को मेरी क्या ज़रूरत नहीं है। तो आप उन्हें फील कराएं जैसे आपको जोनों के दर्द का मसला है, फॉर एग्जांपल, तो यू नीड मी मोर देन आई नीड यू, आपको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। मे बी ऑप्शंस बहुत हो मार्केट में, बट प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और सॉल्यूशन आपको जेन्युइन कौन दे रहा है, ठीक है। तो वैल्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप महंगे हैं लेकिन आप वैल्यू अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, नो वन कैन बीट यू। आप प्राइसिंग पे नहीं खेलें, आप मार्केट में कंपटीशन कराने पे नहीं खेलें, आप मोनोपोली की रेट नहीं करें, आप सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करें। क्वालिटी स्पीक्स एनीथिंग मोर देन एनीथिंग, ठीक है। डन, ओके। एंड में कोई मैसेज देना चाहें? आई थिंक एंड में मैसेज यही है कि हर बंदे के पास 24 घंटे, आप भी बहुत बिजी हैं, मैं भी बहुत बिजी हूँ। सुबह यूनिवर्सिटी, उसके बाद काम, उसके बाद क्योंकि मेरी अपनी खुद स्पेसिफिक कम्युनिटी कमिटमेंट्स हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई हूँ। तो आपको जुगाड़ लगाना है, आपको अपने दिन को प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपको किस वक्त इंस्टाग्राम स्टोरी डालनी है, किस वक्त आपको सीरियस होकर 3-4 घंटे का डीप फोकस वर्क करना है, किस वक्त आपको यूनिवर्सिटी जाना है, अपनी स्टडीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। तो आई थिंक कि अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, अपने आप को सिर्फ 6 महीने दे देंगे, 6 महीने में मुझे ये चीज़ का चीता बनना है। अगर मैं नहीं बन पाया तो मैं छोड़ दूँगा। मैं बहुत सारी अपनी
क्लास के लोगों से मिलती हूँ जो MCAT या MBBS के चक्कर में अपने 3-4 साल ज़ाया कर देते हैं। तो आई थिंक ये बड़ी एग्जाम्पल है कि अगर एक चीज़ आपसे नहीं हो रही है, मेरी बहुत अच्छे रिलेटिव हैं, वो 40 साल के हो गए, वो अपने बच्चे के साथ यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनका एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। बहुत सारे CA एस्पिरेंट्स अभी तक CA के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, 15वां 16वां अटैम्प्ट है। भाई नहीं हो रहा तो छोड़ दो, अपने आप को 6 महीने दो, एक चीज़ नहीं हो रही तो छोड़ दो, नॉट मेड फॉर यू, नॉट योर कप ऑफ टी यार, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। और अगर ईमेल मार्केटिंग के प्रोसेस में अगर जो भी आता है उसको कितना टाइम लगेगा एंड में? देखिए मैं ये कहती हूँ कि आपका पहला दूसरा महीना है ना, आई थिंक 1.5 महीना ये ट्रायल एंड एरर का होता है। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस साल के किस वक्त कर रहे हैं, Q1 में कर रहे हैं, Q2, Q3, Q4। जैसे कि मैं अक्टूबर में अपनी सारी कैंपेन्स बंद कर देती हूँ क्योंकि Q4 शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर मैं खोलूँगी जनवरी के मिड में क्योंकि तब काम शुरू होता है, ठीक है। अब आप दिसंबर में वो बंदा क्रिसमस मना रहे हैं अपने घर, वो गोरे छुट्टी नहीं लेते पूरा साल, ठीक है। वो क्रिसमस का जो पूरा महीना होता है ना वो अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं। अब आप उसके फैमिली टाइम में इंटरफेयर करेंगे तो वो आपको क्यों ही रिप्लाई देगा, ठीक है। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप उसे रीच आउट करें तब वक्त सही हो, आपका मैसेज सही हो, आपकी टोन सही हो, आपका इंटेंट सही हो, वो जिस तरीके से पहुंच रही है वो तरीका सही हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखनी है। आपको बंदे को पहुंचना, आप उसकी बीवी को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो गलत है ना। आपको बंदे को पहुंचना तो आप बंदे को मैसेज करें, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो HR के पीछे लगे हुए होते हैं कि भाई मैं HR को, मैं उस कंपनी के डिज़ाइनर को मैसेज करूँ। भाई उस कंपनी के डिज़ाइनर के हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है। आप या तो उसकी रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट को मैसेज करें जो आपको सच में हायरिंग दे सकती है। HR के पास 5000 और ईमेल्स आई हुई होती है, ठीक है, वो कभी भी आपको प्रायोरिटी पे नहीं होते। हाँ, अगर आपको करना ही है तो आप C-लेवल फिगर्स उस कंपनी के उनको रीच आउट करें। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर एवरी एक्शन। ये लास्ट मैसेज होगा। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया बात करके और बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है अभी भी रह गई हैं, लेकिन टाइम बहुत स्पीड से जा रहा था तो लेकिन मुझे क्लोज करना ही करना है। तो अगर किसी का कमेंट आता है, मैसेज आता है तो डेफिनेटली हम लिंक्डइन पे ऊपर आपके साथ एक डिस्कशन कर लेंगे और फेसबुक पर डिस्कशन करेंगे। फिर अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।